ओके बेटा देखो इधर लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे ना अबाउट दैट पुली कंस्ट्रेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद इसमें वेज कंस्ट्रेंट आएगा और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही थोड़े से और केसेस भी आएंगे, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा आज इम्पल्स वगैरह के बारे में पहले पढ़ाऊंगा आपको, सो दैट अगर किसी का स्कूल एग्जाम है तो वहां पे वो थोड़ा हेल्पफुल होता है। बट उससे भी पहले जो लास्ट क्लास में किया था एक बारी उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देख लें। देखना जरा ध्यान से, ये हमारे सामने पहले आ गई ये फिक्स्ड पुली पर से ये स्ट्रिंग पास हुई। सेम टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको आज वर्कशीट में भी दिए हैं करने के लिए। लेट्स से ये ब्लॉक है 2 kg का, इस तरफ अगेन दिस पुली इज देयर, ठीक है। एज यूजुअल ये जो रस्सी आ रही है ये इस पुली के मिडिल पॉइंट से अटैच्ड है। इस पुली पर ये जो सर्कमफेरेंशियल ये स्लॉट है ये खाली है, ठीक है। यहां से ये एक और स्ट्रिंग पास हो रही है एंड लेट्स से इधर ये ब्लॉक है लेट्स से 3 kg का और ये वाला ब्लॉक है लेट्स सपोज 4 kg का, ठीक है। हमें इन तीनों के एक्सेलरेशन पता करने हैं। डायग्राम बनाओ फटाफट। सीधे सीधे एग्जाम एज आई टोल्ड, पहले पुली बनाओ, पुली पर से दोनों तरफ से स्ट्रिंग दिखाओ सो दैट एग्जैक्टली वर्टिकल स्ट्रिंग्स आए। उसके बाद फिर ये पुली ये स्ट्रिंग्स दिखा के देन ब्लॉक्स, ठीक है। एंड क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल द ब्लॉक्स। वंशिका आपने 2 लॉगिन क्यों करे हुए बेटे? वंशिका अच्छा, फिर ये 2 लॉगिन क्यों दिखा रहा है इसमें? अच्छा चलो ठीक है बेटे, मैंने वो हटा दिया। नाम देख लेना बेटे, पुलकिता रिद्धि, अगर कोई सेम नाम है तो प्लीज एंटर मत करना, मुझे बता देना। सो इधर ध्यान दो, मैं सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। तो एज यूजुअल हमें दिख रहा है कि ये मूवेबल पुली है। मूवेबल पुली है तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये 3 kg का ब्लॉक है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर नीचे की ओर है मान लो a3, यू में से सर ये 4 kg वाला ब्लॉक भारी है, ये नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर। लेकिन लास्ट क्लास वी हैव सीन कि अगर पुली मूवेबल है तो ऐसा हो सकता है ये दोनों के दोनों नीचे ही जाएं। और आप उसमें कंफ्यूज मत हो, आप बस डायरेक्शन मान लो। आप अपवर्ड मानना चाहते हो मान लो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप का आंसर निगेटिव आ जाएगा अगर जो डायरेक्शन आपने माना था वो नहीं है तो। सो इसका एक्सेलरेशन a3 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर मैंने मान लिया a4। अगर इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है a2, तो इस पुली का एक्सेलरेशन नीचे की ओर a2 होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स पुली पर से पास हो रही है ना रस्सी, तो इधर रस्सी की लेंथ जितनी कम होगी उधर उतनी ही इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन ये वाले के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते बिकॉज दिस इज मूवेबल पुली एंड ऑल्सो वी हैव द रिलेशन a3 प्लस a4 इज 2 टाइम्स a2। सो ये रिलेशन यूज किया हमने, दैट इज a3 प्लस a4 दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स a2। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखो इधर ध्यान से, बहुत ध्यान रखना है आपने एक्सेलरेशन के डायरेक्शंस डाउनवर्ड माने हैं तो ये रिलेशन आया। आपने इसको अप माना होता ना तो इस इक्वेशन में यहां पे -a3 आता। ये इक्वेशन को जब हम यूज करते हैं विद प्रॉपर साइन यूज करना है हमने इस इक्वेशन को। और अब अगर इस रस्सी में टेंशन है T, इस ब्लॉक का वेट है 4g, तो फिर हमने एक्सेलरेशन डाउनवर्ड माना है, इसलिए डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू ma। सो एक्सेलरेशन डाउन है तो इसलिए इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, 4g माइनस t इज 4 टाइम्स a4, ये इक्वेशन बनी। इसका एक्सेलरेशन भी हमने डाउनवर्ड एज्यूम किया है तो इसकी इक्वेशन भी क्या बनेगी, टेंशन इस पे भी ऊपर की ओर कितना आएगा t, तो ये इक्वेशन आएगी 3g माइनस t इज 3 टाइम्स a3। ध्यान से, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड माना है तो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज ma। इसका एक्सेलरेशन आपने अपवर्ड माना है और अगर ये टेंशन T और ये मासलेस पुली है तो फिर यहां पे टेंशन कितना आ जाएगा 2T और इसका वेट नीचे की ओर कितना 2G। सो ये एक्सेलरेशन क्योंकि आपने अपवर्ड माना है तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी 2T
माइनस 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 टाइम्स a2। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा सीधा सा तरीका है। वंशिका बेटे आप क्लास में, एक सेकेंड जस्ट ना, नोट करो, आप इतना नोट कर लो आप लोग, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। और इसको सॉल्व करने का भी स्टैंडर्ड तरीका है। वंशिका बेटे आप लॉग आउट हो गए थे फिर से? प्रॉब्लम आ रही होगी, वाईफाई स्लो। अच्छा बेटे, ठीक है, देखना इधर ध्यान से सुन लो। तो ये तीनों इक्वेशंस बन गई हमारे सामने। अब इनको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहां से a4 की वैल्यू उठा के पहली इक्वेशन में रखेंगे, a3 की वैल्यू एंड a2 की वैल्यू। तो यहां से a2, a3, a4 की वैल्यू पहली इक्वेशन में रखोगे आप, t मिल जाएगा आपको। t की वैल्यू आप वापस इनमें रख दो, आपको a2, a3, a4 मिलेंगे। सो यहां से a2, a3, a4 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। a3 की वैल्यू कितनी आ रही है देखना जरा, a3 की वैल्यू 3g माइनस टी अपॉन 3। तो ये आ जाएगा 3g माइनस टी अपॉन 3 प्लस यहां से a4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 4g माइनस टी बाय 4। सो 4g माइनस टी डिवाइडेड बाय 4, और ये 2a2, और 2a2 की तो वैल्यू ये रही 2t माइनस 2g। ठीक है, इसी तरह से शीट में एक दो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सॉल्व करके देखना एक बार, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, यहां से अब सिंप्लीफाई करो, 3g बाई 3 कितना आ गया, g माइनस टी बाई 3 प्लस g माइनस टी बाई 4, दिस इज इक्वल टू 2t माइनस 2g। सो सिंप्लीफाई करो, इसको क्या आ जाएगा, दिस इज 4g, ये t बाई 3 और t बाई 4 उधर जाके 2t प्लस t बाई 3 प्लस टी बाई 4, 12 एलसीएम, ये कितना आ जाएगा, 24 प्लस 4 प्लस 3t, दैट इज 4g। सो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 48 अपॉन 31g। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। बस इसके बाद आप कर लेना, ये t की वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दो, a4 आ जाएगा, यहां रख दो a3, यहां रख दो a2, डन। दिस इज द स्टैंडर्ड वे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ऋषभ बेटे? आनिश कोई डाउट इसमें? नोट करो। बाद में आप सॉल्व कर लेना, a2, a3, a4 ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। शीट देना मुझे जरा बेटे। शीट का जैसे लास्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करो। आज जो शीट दी है उसका लास्ट, मैं सामने बोर्ड पे बना रहा हूं डायग्राम। इस तरह से क्वेश्चन है, ये टेबल है, और फिलहाल हम फ्रिक्शन की बात कर नहीं रहे। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ये ब्लॉक रखा है यहां पे, देन दिस मासलेस स्ट्रिंग, ये क्लैंप लगाया हुआ है ऐसे हमने यहां पे, दिस पुली इज अटैच्ड, यहां पे ये मूवेबल और मासलेस पुली है, इस तरफ ब्लॉक हैंग कर रहा है, इस तरफ ये ब्लॉक हैंगिंग है। शीट देना बेटा 1 मिनट, इनकी वैल्यूज देखिए कितनी है। ऊपर वाले ब्लॉक का मास हमें गिवन है 5 kg, इधर इस ब्लॉक का मास गिवन है m, और इसका मास गिवन है 3 kg, एंड क्वेश्चन इज m की वैल्यू आपने बतानी है सो दैट ये m रेस्ट पर रहे। ठीक है, ट्राई करो और सिली मिस्टेक करना नहीं बिल्कुल भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m सो दैट इट विल रिमेन एट रेस्ट। जी बेटे शिखर, शीट बाहर से लेके आओ बेटे फटाफट। और किसी के पास शीट है ना, सबके पास? यस दक्ष। सी आपका डाउट है कि हम इन क्वेश्चंस में क्या अपने आप एज्यूम कर सकते हैं एक्सेलरेशन किधर है? कर सकते हो बेटे, बट इस क्वेश्चन में इट मेक्स नो सेंस। क्वेश्चन कह रहा है ये रेस्ट पे है, ये तो डेफिनेटली आगे ही चलेगा, और यार ये अगर आगे चलेगा तो डेफिनेटली ये तो नीचे ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन में वो डाउट नहीं आ रहा, पिछले में आ रहा था।
पिछले में 3 kg के लिए आ रहा था यार, ये ऊपर जाएगा नीचे, तो एज आई टोल्ड यू तुम किधर भी मान लो तुम्हारा आंसर अपने आप निगेटिव आ जाएगा। कल को जब हम फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक्सेलरेशन मान लिया राइट और वो था लेफ्ट, तो तुम कह दो सर निगेटिव आंसर आया हेंस लेफ्ट है। वहां मैं बताऊंगा वजह उसकी पूरी। फिलहाल अभी तक आप ऐसा कर सकते हो, आपने बाई चांस एक्सेलरेशन आपको नहीं समझ में आ रहा, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में तो क्लियर है ना भुवनेश बेटे की एक्सेल ये 5 आगे ही जाएगा और ये 3 नीचे ही जाएगा, यहां तो क्लियर है साफ। क्वेश्चन कह रहा है एम इज एट रेस्ट, तो करो सॉल्व इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम। रितिका बेटे लेट आए क्लास में? Yes, sir. Sir, I had technical issues, sir. कोई बात नहीं बेटे, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड वन क्वेश्चन ओनली बिफोर दिस। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम सो दैट दिस ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट। अच्छे से सोच समझ के सॉल्व करो, फंडामेंटल्स प्रॉपर अप्लाई करो। राघव क्यों नहीं आया अभी आज? कहाँ हो? अच्छा दिखे नहीं यार तुम इधर। ये यार अभी जरा अमित को कहना, हो गया सॉल्व तुमसे? चलो तुम तो फटाफट कर ही दोगे। ये अमित को बोलो इंक भर दे इनमें। आया आंसर बेटे? वेरी गुड गुरनूर, क्या बात है, बोलो बेटा। 15/7 मेरे हिसाब से सही है। आप बहुत अच्छा करने लगे हो, वेरी गुड। आर्यन 15/7, वेरी गुड। आनिश सोचो बेटे, कोशिश करो। 50, अरे तो गलती हो गई मेरे से, 15/17 नॉट 15/7। वेरी गुड। अगले संडे टेस्ट में अच्छे से करना, इसी तरह के क्वेश्चंस मैं दूंगा टेस्ट में अगले संडे जो होना है टेस्ट। और भी जो भी पढ़ेंगे अभी तो लॉज ऑफ मोशन भी और भी कई चीजें आएंगी हमारे सामने। अनिकेत कोशिश करो बेटे, थोड़ा एफर्ट मारो। देखो इधर मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं, करूं सॉल्व। 15/17 पायल आ रहा आंसर बेटे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो नॉर्जम बेटे अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो इस पे फोर्सेस को बैलेंस करो। ये रस्सी का टेंशन T और इस ब्लॉक का वेट mg। g की वैल्यू 10 मत रखो, लेट इट गो एज इट इज, कैंसिल हो जाएगा। सो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितना आ गया? mg आ गया टेंशन। अच्छा यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन कितना होगा? T। तो यहां इस ब्लॉक पे टेंशन कितना आएगा आगे की ओर? 2T। मान लो ये आगे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन बनेगी 2T इज इक्वल टू 5a। T की वैल्यू mg यहां पे रख दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2mg इज इक्वल टू 5a। ये एक इक्वेशन बनी, ये पहली इक्वेशन बनी, ये दूसरी इक्वेशन बनी। नाउ अगर इस 5 kg का एक्सेलरेशन आगे की ओर a है, तो सीरत बेटे इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा डाउनवर्ड? सॉरी सिमर, इस पुली का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कितना होगा? ए बेटा, ये रस्सी ऐसे आ रही है, ये पुली पर से पास होके रस्सी ऐसे जा रही है, यहां पर रस्सी की लेंथ में जितनी कमी आएगी उतना यहां पे इंक्रीज आएगा। तो अगर ये 5 kg ए से आगे जा रहा है तो ये पुली ए से नीचे जाएगी, इसमें कोई डाउट? सिंपल है ये तो अगर ये ए से नीचे, तो शौर्य इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 2a। पुली पर से रस्सी ऐसे पास हो रही है और एक साइड रेस्ट पे, तो पुली के मोशन का डबल इफेक्ट यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? वी हैव सीन दिस, हाँ या ना? पुली, मूवेबल पुली पर से अगर रस्सी पास हो रही हो और एक साइड वाले ब्लॉक रेस्ट पे हो, तो पुली के मोशन का डबल इफेक्ट। तो ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा? 2a। बस यही सोचना था। तो अब इसका वेट नीचे की ओर कितना है? 3g, टेंशन ऊपर की ओर T, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2a। टेंशन की वैल्यू mg यहां भी रख दो, सो 3g माइनस mg इज इक्वल टू 6a। हमें क्या ढूंढना था? m। सो a की वैल्यू यहां से उठाओ 2mg/5 एंड डन। सो 3g माइनस mg इज 6 टाइम्स, यहां से a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2mg/5। सो ये g तो कॉमन लेके कैंसिल हो गया, m को उधर ले आओ, 3 इज इक्वल टू 12m/5 प्लस m, यहां से सॉल्व कर लो, खत्म। 15/17, वेरी गुड। किसका किसका आंसर आ गया था? 15/17, ठीक है परमवीर, गुड।
कोई बात नहीं बेटे, धीरे धीरे आई एम टेलिंग यू, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे स्पीड डेवलप होगी। भाई इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन का तरीका यही है, जेई हो गया, नीट हो गया, पहले तो आप कंसेप्ट को बड़े अच्छे से ग्रास्प करो, फंडामेंटल्स स्ट्रांग रहने चाहिए, ऐसे भी ना हो कि रटने लग जाओ चीजों को। फंडामेंटल्स आपके अच्छे से क्लियर हैं, फिर वो प्रैक्टिस कर करके आपकी स्पीड नेचुरली बढ़ती जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्पीड बढ़ाने के डिफरेंट तरीके क्या हैं, प्रैक्टिस ही है रास्ता एक। प्रैक्टिस करो अच्छे से, नोन टाइप के क्वेश्चंस आए तब भी आप लोग के सामने नोन टाइप आता है, अच्छा ये इस तरह का तो किया है छोड़ दो, आप उसको सॉल्व करो, फिर से आपकी स्पीड बढ़ेगी, सॉल्विंग की स्पीड और बढ़ती जाएगी आपकी। ठीक है, एक और करते हैं थोड़ा डिफरेंट, इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं, आप वो सॉल्व करोगे और परसों तक ये सॉल्व करोगे, परसों हम इसके डाउट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद परसों फिर रात तक ही आप ऐप में अपलोड कर दोगे पूरी सॉल्व करके शीट। ठीक है, फ्राइडे मतलब जब डिस्कशन हो जाएगा उसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, शेयर कर लो बेटे आप दोनों लोग शीट। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करो, थोड़ा डिफरेंट है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो इधर ध्यान से, ये फिक्स सरफेस है, मतलब दिस इंक्लाइंड सरफेस इज आल्सो फिक्स, दिस एंगल इज गिवन टू अस 45 डिग्री, ब्लॉक पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ये 1 kg का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन का। क्वेश्चन पूछ रहा है द ब्लॉक ऑफ मास this a horizontal force is applied on the body of mass m as shown, नॉर्मल रिएक्शन बताना है इस ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच, नॉर्मल फोर्स। इस ब्लॉक का मास हमें गिवन है 1 kg। करो सॉल्व इसको जरा, व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। गुड सुचेत बेटे, जैसे मैंने सिखाया आप वैसे ही जा रहे हो कि वो ब्लॉक की जगह एक पॉइंट मास दिखा दिया, थोड़ा डायग्राम बनाने में उसमें आसानी हो जाती है हमें फिर। करो ट्राई। चेतना बेटे आप समझ रहे हो ना सब? यस सर। एक काम करो बेटे, एक अगले संडे टेस्ट है, उसको ऑफलाइन देने के लिए एक बार आओ आप चंडीगढ़, पॉसिबल है? सर आई ट्राई। कोशिश करना बेटे, एक बारी आप अपने नोट्स वगैरह भी सब लेके आना, एक बारी देखेंगे। आ गया आंसर? नहीं आया? देखो इधर, सबसे पहले कर लो, सॉल्व कर लो, करो ट्राई। फ्री बॉडी डायग्राम ही आपने ढंग से बनाना है बस युवराज बेटे, इस क्वेश्चन में आपने फ्री बॉडी डायग्राम ढंग से बना दिया, डन। परमवीर हो गया, वेरी गुड बेटे। हो गया? चलो देखो इधर, इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट एक्सिस हम नॉर्मल टू द इंक्लाइन, पैरेलल टू द इंक्लाइन लें या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लें, डाउट आता है समटाइम्स, देखते हैं। मतलब है सिंपल सा क्वेश्चन। लेट मी स्टार्ट विद दिस कि मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया, उसे वाई एक्सिस, ठीक है, 45 डिग्री एंगल है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, एंड इट इज ऑलवेज बेटर कि आप ब्लॉक को जस्ट एक पॉइंट की तरह दिखा दिया करो। कल को जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ने जाएंगे तब हमें ब्लॉक या जो भी बॉडी है उसके एग्जैक्ट शेप एंड साइज से कंसर्न होगा, फोर्स एग्जैक्टली कहां अप्लाई कर रहे हैं वो भी जरूरत पड़ेगी। बट व्हेन इट इज अ स्मॉल ब्लॉक,
खाली बस ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, तो फिर आप उस पूरी बॉडी को एक सिंगल पार्टिकल की तरह दिखा दो। फोर्स आप इधर से 10 न्यूटन ऐसे लगा लो पुश, या इधर से 10 न्यूटन का पुल, इट इज द सेम थिंग। फोर्स अल्टीमेटली राइट को है, तो यहां से राइट साइड ये एक फोर्स आ गया 10 न्यूटन का, ठीक है। 45 डिग्री एंगल होता है तो बल्कि प्रॉब्लम नहीं होती है, आप किसी को भी 45 मान के कर लो, साइन कॉस बराबर ही है, तो इसलिए 45 के अलावा कोई एंगल है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कौन 37 है, कौन 53 है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करो, इधर कंपोनेंट इसका क्या आएगा 10 cos 45, और इधर कितना आएगा 10 sin 45, दैट इज 10/√2। इसके कंपोनेंट्स हो गए, इसको भूल जाओ अभी आप। मतलब ये फोर्स इसको 10√2 का 10/√2 का ऊपर फोर्स दे रहा है और इधर नीचे, प्लस नॉर्मल फोर्स आएगा इंक्लाइन प्लेन से ऐसे ऊपर की ओर n, और इसका वेट आएगा mg नीचे। वेट को स्टैंडर्ड हमने कई बार ब्रेक किया है, mg sin 45, mg cos 45। वेट भी इसका मास 1 kg है, g की वैल्यू 10 लेके चलते हैं, तो वेट भी इसका 10 न्यूटन है। तो ये डाउनवर्ड फोर्स कितना आ जाएगा 10/√2, और इधर भी कितना आ जाएगा 10/√2। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये ब्लॉक इनफैक्ट रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि ये अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन इसके वेट का कंपोनेंट बराबर आ रहे हैं, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। एंड इस डायरेक्शन के भी फोर्सेस बैलेंस करेंगे, तो n की वैल्यू 10/√2 प्लस 10/√2 20/√2 10√2, सो दैट इज द आंसर। ठीक है, मैं बता रहा हूं बेटे, लॉज ऑफ मोशन में आपको पहले आपकी अप्रोच, जब आप +1 में पढ़ रहे हो अभी, आपके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, आपके फंडामेंटल्स, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ठीक से आना चाहिए, फोर्सेस को ढंग से पहचानो, कौन सा फोर्स है, किस डायरेक्शन में है, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे लूं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लूं या अलोंग द इंक्लाइन नॉर्मल टू द इंक्लाइन लूं, वो सब चीजें आप ढंग से करने लग गए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये शीट में 20 क्वेश्चंस हैं, आप ये 20 के 20 प्रैक्टिस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस करोगे, सिली मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, जो सेम टाइप के हमने क्लास में किए हैं। यस बेटे बोलो। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सोच लेते हैं एक बारी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने, देखते हैं उसको भी। लेट अस से हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम हॉरिजॉन्टल, वैसे ज्यादातर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, इट इज नॉट ऑलवेज, अगर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ही लो, थोड़ा इजी है, ठीक है, बट स्टिल लेट अस ट्राई। तो यहां पे इधर को फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन, वेट नीचे की ओर कितना आ गया 10, नॉर्मल फोर्स अब इधर आ रहा है, तो हमें नॉर्मल फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इधर था, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर कितना आ गया n cos 45, दैट इज n/√2, और इधर कितना आ गया n/√2। इसको ब्रेक कर दो। इस मेथड से हमें ना ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं सुचित इक्वेट कर दे बस, n/√2 = 10, n/√2 = 10। देखो इसमें एक हल्का सा, वैसे छोटा सा डाउट है बट आएगा। राघव क्या डाउट आ रहा है? हाँ, ये फोर्सेस का डायग्राम मैंने बनाया, ये एक्सेलरेशन का बनाने जा रहा हूं। एक्चुअली इस मेथड में आप गए, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लिया, तो आपको ये डाउट आएगा यार ये ब्लॉक रेस्ट में है या नहीं है। हाउ कैन यू से ब्लॉक रेस्ट पे है? आप सीधे सीधे कहोगे सर n/√2 = 10, मैं कहूंगा यार क्यों, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है? देखो जब तुमने अलोंग द इंक्लाइन सिस्टम लिया, उसमें ये क्लैरिटी थी कि यार इधर तो चलना नहीं है, इसने चांस ही नहीं है, इंक्लाइन प्लेन तोड़ के थोड़ा चला जाएगा ये, और इस डायरेक्शन में हमें फोर्सेस बैलेंस दिख गए थे। तो जब मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे और ऐसे लिया, तो मुझे एक बात का एडवांटेज मिला कि इट वाज क्लियर कि इस ब्लॉक में मोशन नहीं है, इसमें मुझे पता नहीं लग रहा मोशन है कि नहीं है ना सिमरवीर, यहां पता लग रहा है? नहीं, ऐसे ही किया था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर? तो अब तुम मुझे ये बताओ, अगर तुमने ऐसे ही किया तो हाउ कैन यू से कि यार एक्सेलरेशन है या नहीं? तो देखना इधर ध्यान से, मेरी बात सुनना, कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आपके सामने।
आप कहोगे वर्टिकल डायरेक्शन में लेट अस से एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब कुल मिला के ये ब्लॉक मान लो इधर जा रहा है, तो अगर इधर जा रहा है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर आएगा और हॉरिजॉन्टल राइट आएगा, हाँ या ना? क्लियर है ना? और अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे। तो लेट अस अज्यूम ये इधर जा रहा है, अगर ये इधर जा रहा है तो फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन राइट को आएगा। अब कंट्राडिक्शन आ रहा है इसमें, क्या राघव बताओगे? कौन सी वाली एक्सेलरेशन है? आप इंक्लाइन के नॉर्मल? यार प्लीज, वो उस मेथड में हो गया, मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे और ऐसे लिए, ये बड़े प्यार से क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था मोशन होना है तो इधर ही होना है और उधर के फोर्सेस मुझे बैलेंस मिल गए थे। अब मेरी बात सुनो, मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस लिया, यहां पे मैं इस बात पे फंस रहा हूं कि यार मोशन है कि नहीं है। कशिश ध्यान दो बेटे, मैंने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो वर्टिकल कंपोनेंट इधर आएगा, हॉरिजॉन्टल इधर। नाउ अगर ये एक्सेलरेशन ऊपर है तो n/√2 10 से बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? और अगर ये राइट है तो 10 n/√2 से बड़ा होना चाहिए। ये तो कंट्राडिक्शन नहीं आ गया? आप कह रहे हो एक तरफ एक्सेलरेशन ऊपर है तो आप कह रहे हो n/√2 10 से बड़ा, एक तरफ कह रहे हो एक्सेलरेशन राइट है तो आप कह रहे हो n/√2 10 से छोटा। इज दैट ओके? तो कंट्राडिक्शन आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। आप इसकी इक्वेशन बनाओगे, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा आपके सामने। एक एक्सिस कहेगा n/√2 10 से बड़ा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहेगा n/√2 10 से छोटा है। वहां से आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली एक्सेलरेशन है ही नहीं। a1 और a2 दोनों कितने हैं? 0। n/√2 10 के बराबर है, n/√2 10 के बराबर, खत्म। ये क्या है ना, आप एज एन एवरेज सोचते हो, आप कहते हो अच्छा n/√2 10, n/√2 10, सो n/√2 इक्वल टू 10। बट आपने ये नहीं सोचा मैं यहां पे इस फोर्स को बदल दूं थोड़ा सा, तो ये ब्लॉक ऊपर, अगर 10 न्यूटन से हल्का सा भी मैं फोर्स बढ़ा दूं ना, ये ब्लॉक ऊपर चलने लग जाएगा, और 10 न्यूटन से अगर हल्का सा भी मैं फोर्स कम कर दूं तो ये ब्लॉक नीचे जाना शुरू कर देगा। सो इस केस में कॉन्ट्राडिक्शन आया, तो वहां से आपको हिंट मिलेगी कि एक्चुअली मोशन है ही नहीं, n/√2 10 के बराबर है। ओके, नोट कर लो। बट प्लीज ध्यान रखना, अगर ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है तो प्रेफरेंस यही है कि एक्सिस आप पैरेलल टू द इंक्लाइन और नॉर्मल टू द इंक्लाइन लो। इसमें जहां पे कुछ डिविएशन आ रहा होगा मैं बताऊंगा खुद ही आपको, और उसकी वजह भी बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। इज दैट ओके? नोट कर लो इसको भी। अनमोल क्लियर है बेटे? हाँ हाँ, तो तुम्हें नहीं बुलाऊंगा क्या अपने आप को? तुम मतलब इतना वो ओ भाई साहब, 1 महीने के लिए मत जाओ। दक्ष कह रहा था 1 महीने के लिए जाना, ये कौन सी इतनी छुट्टियां भाई साहब? उसने कहा अच्छा, ये मुझे कह रहा है 1 महीने के लिए जाना है इसने। बेटा अभी +1 आ गए, थोड़ा दिवाली के आसपास हम ब्रेक देंगे। दिवाली 24 की है, उसके 2 दिन पहले 2 दिन बाद वो 5 दिन का ब्रेक तो आएगा आपके सामने, 6 दिन का भी हो सकता है, तो वो ब्रेक है। ठीक है, घर हो आना बेटा, ठीक है? अच्छा, ये कह रहा था 1 महीने के लिए जा रहा है अनमोल। नहीं, एक्चुअली परसों इसने मुझे कहा था कि सर अगले महीने मुझे जाना है हफ्ते भर के लिए। तो तुमने आज का 1 महीने, मैंने कहा भाई बड़े लोग हैं, प्लान चेंज कर लिया होगा, 1 महीने के लिए नेपाल जाने का प्रोग्राम बना लिया होगा। अच्छा, मुझे तो नेपाल कह रहे थे तुम? नहीं, अच्छा, कभी नेपाल जाओ, भूटान जाओ। नहीं, क्लियर है बेटे? ओके, तो ये शीट के क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, पूरी सॉल्व करोगे अगली क्लास तक। मैं डाउट डिस्कस, और जो टेस्ट के डाउट थे वो भी आज डिस्कस करूंगा। फर्स्ट यू राइट इम्पल्स, और इसमें भी अगली क्लास में काफी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, वेज कंस्ट्रेंट, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, वो डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस नाउ इम्पल्स। ये अब अच्छे से समझो आप, ये कंसेप्ट इम्पल्स का कई जगह पे आगे आपके सामने ही आएगा। होता क्या है, क्रिकेट खेल रहे हो आप, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, क्रिकेट में बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट अभी कितनी देर के लिए होता होगा? बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने हिट किया,
बॉल और बैट के बीच का जो कांटेक्ट है कितनी देर के लिए होता होगा? 0.1। यस भुवनेश? अरे बेटा ही सेइंग जितनी देर बॉल कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सपैंड, ये तुम पहले से यार पढ़ के रखते हो गई थोड़ा सा, पक्का थोड़ा बहुत कहीं या तो खुद पढ़ लेते होगे। तो एनीवेज मैं टाइम ड्यूरेशन बोल रहा हूं, इट इज मिली सेकेंड में भी, ठीक है? बहुत कम कुल मिला के आप ऐसे कर सकते हो, बहुत कम, पलक झपकी नहीं, बॉल और बैट का कॉन्टैक्ट खत्म, ठीक है? बॉलर से बैट्समैन तक की बॉल आई थिंक 0.1 0.2 सेकेंड में पहुंच जाती होगी, ठीक है ना? सो लिसन केयरफुली। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये बैट है, ये बॉल है, बॉल और बैट के बीच में दो बातें, एक तो कांटेक्ट बड़ी थोड़ी देर के लिए हुआ था, एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग दैट कांटेक्ट, आप एक बात बताओ, आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे ऐसे फोर्स लगाओ और हिट करो, डेफिनेटली इस केस में पेन ज्यादा होगा। वजह मास, यार मास तो मेरे दोनों हाथ सेम मास के हैं यार, मैं ऐसे करूं या हिट करूं? मास करो, हाँ? फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर इन द केस ऑफ हिटिंग। आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स बहुत ह्यूज नहीं हो पाएगा, मे बी 10 न्यूटन और बढ़ा दिया 15 न्यूटन और बढ़ा दिया 20 न्यूटन में भी, बट ऐसे हिट करोगे तो फोर्स मे बी फॉर दैट फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट मे बिकम 100 न्यूटन, मे बी जब ऐसे हिट किया। तो मास मत बोलो, उस मोमेंट के लिए द फोर्स वॉज वेरी ह्यूज, ओके, एंड वेरिएबल ऑल्सो। ये बॉल और बैट के बीच में अगर आप अल्ट्रा मोशन में देखो, अल्ट्रा स्लो मोशन में देखो, तो बॉल आएगी इवन इफ इट इज अ क्रिकेट बॉल, अल्ट्रा स्लो मोशन में, और कोई ऐसी कोई हाई टेक्निक है कि आप बॉल का डिफॉर्मेशन भी देख पा रहे हो, तो बॉल और बैट जब कांटेक्ट में आएंगे बॉल डिफॉर्म होगी, डिफॉर्म पक्का होगी, थोड़ा सा तो जरूर होगी भाई, 50 ओवर के मैच हो जाने के बाद तो बॉल साफ दिखती है, डिफॉर्म हो गई, तो हर बॉल में थोड़ी थोड़ी डिफॉर्म हुई है ना। सो बॉल डिफॉर्म होगी, वापस रीफॉर्म होगी एंड गॉन। अल्ट्रा स्लो मोशन में तो तुम्हें ऐसे ऐसे दिख जाएगा, बट रियल टाइम में तो ये खत्म। होता क्या है, अगर हम बॉल और बैट के बीच का जो फोर्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, फोर्स था ही नहीं, कांटेक्ट हुआ ही नहीं था, कांटेक्ट हुआ ही नहीं था, लेट्स से इस टाइम T1 पर बॉल और बैट के बीच में कांटेक्ट हुआ एंड T2 पर खत्म। सो बॉल और बैट के बीच का कांटेक्ट बस थोड़ी सी देर के लिए हुआ, डेल्टा टी, जो कि हार्डली मिली सेकेंड। ये काम आप कहीं भी कोलिजन में कर सकते हो, आपका ये हाथ ही ऐसे कोलिजन हुआ, आपने बॉल को दीवार पे हिट करके वापस कैच किया, तो जब बॉल और दीवार के बीच कोलिजन हुआ तो इस दौरान ये फोर्स आएगा और जाएगा, लाइक दिस, ऐसा फोर्स होता है। ये आया और गया, और जिस वक्त ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ बॉल एंड बैट, ये फोर्स कंटिन्यूअसली बदल रहा है। मैं आपसे कहूंगा यार मुझे इस फोर्स की वैल्यू बताओ, आप तो चक्कर खा जाओ, कहोगे कैसे बताएं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हम कैसे बता दें? इट्स लाइक कोई वाटर टैंक है, उसमें बहुत हाई रेट पे आप पानी भर रहे हो, जिस वक्त पानी भर रहा है मैं कहूं बेटे जरा हाइट बताना कितनी है, आप कहोगे सर ये तो लगातार बढ़ती जा रही है, मैं कैसे बताऊं, तो लगातार बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेज बढ़ रही थी। या मान लो कि वो टैंक जो है नीचे से टूट गया, पानी एकदम से सारा गया, मैं कहूं जरा हाइट बताना, तो आपको सर इतनी, ये तो तुरंत तो पानी सारा खाली हो गया, मैं हाइट कैसे बताऊं? इट्स ओके। तो ये फोर्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू बताना बड़ा मुश्किल है, बताएंगे भी नहीं हम, एवरेज वैल्यू बताएंगे, ऑन एन एवरेज वैल्यू क्या है, ठीक? अब सुनो ध्यान से, अब कैसे बताएं, ये प्रॉब्लम आ रही है, दो प्रॉब्लम हमें, दो चीजें हमें परेशान कर रही हैं। एक, आया बड़े टाइम, थोड़े टाइम के लिए फोर्स था, मिली सेकेंड में भी, मिली सेकेंड हमारे आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। दूसरा, उस छोटे से टाइम में भी फोर्स लगातार फ्लक्चुएट हो रहा था। क्लियर है ना? ओके, एक काम करते हैं, T1 और T2 के बीच में एक छोटा सा टाइम लेते, कोई एक पर्टिकुलर टाइम लेते हैं T, जब इस फोर्स की वैल्यू कुछ तो थी F, कुछ तो थी, हमें नहीं पता इस F की वैल्यू। T1 और T2 के बीच में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम T। कंसिडर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt। देखो ये फाइनाइट टाइम है, ये मेरे और आपके लिए बड़ा छोटा है, 1 मिली सेकेंड dt के सामने बहुत बड़ा है, dt तो इनफाइनाइटली स्मॉल होता है।
उस dt सेकेंड्स के लिए अगर देखें ये चीज, ये एरिया, इस स्ट्रिप का एरिया क्या आएगा, इस स्ट्रिप की हाइट क्या है f, इस स्ट्रिप की विड्थ क्या है dt, है ना, टाइम t से t प्लस dt, इस स्ट्रिप की विड्थ है dt, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, सो एरिया ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप दैट इज इक्वल टू f dt आएगा। हम इस फोर्स को नहीं ढूंढ पा रहे, आया थोड़ी देर के लिए था और कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा था, बट ये जो एरिया है ना, पूरा एरिया, ये हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देगा। आप देखते चलो, ये स्ट्रिप का एरिया समझ गए ना। इफ आई इंटीग्रेट इट राइट फ्रॉम t1 टिल t2, मतलब इस तरह की स्ट्रिप्स का एरिया यहां से लेके यहां तक, तो मतलब ये पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट अगर हम करें f dt, कर नहीं पाएंगे। आप कहोगे सर आपको फोर्स तो पता नहीं है, कहां से इंटीग्रेट कर लोगे, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, बट देखते चलो, ये एरिया आ गया, ठीक। ये तो हमने इंटीग्रेशन में भी सीखा है, इंटीग्रल y dx गिव्स व्हाट, एरिया ऑफ y वर्सेस x कर्व, y dx क्या देता है, एरिया ऑफ दैट एलिमेंट्री स्ट्रिप जिसकी हाइट कितनी है y और जिसकी थिकनेस कितनी है dx। समझ में आ रही है बात, ये रिदलेन क्लियर है बेटे। इंटीग्रल f dt हमें क्या देगा, दिस शेडेड एरिया, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रल f dt, ठीक। अब f को जरा न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करके dp बाई dt लिख दो। ये तो पता है कि नहीं पता, न्यूटन का सेकंड लॉ 9th में भी पढ़ते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। सो f इज इक्वल टू dp बाई dt। एक सेकंड बस बेटे, आप लोग ये डायग्राम बना के इतना नोट करो, जस्ट 1 सेकेंड। बात नहीं बेटे, डायग्राम बनाओ, बस 1 मिनट दो मुझे टाइम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, डायग्राम कंप्लीट कर लेना। सो ये dp बाई dt हुआ, दिस फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों कैंसिल हो गए। इंटीग्रल dp क्या होगा, p, और इसकी इनिशियल वैल्यू मान लो p1 या p इनिशियल, इसकी फाइनल वैल्यू p फाइनल, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू p फाइनल माइनस p इनिशियल। समझ में आ रही है बात। तो हम यहां पर फोर्स चाहते थे ढूंढना कि यार बैट ने बॉल को या बॉल ने बैट को, न्यूटन का थर्ड लॉ, दोनों ने एक दूसरे को बराबर फोर्स ही दिया होगा, है ना, कितना फोर्स दिया था, बट दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड। फोर्स लगातार बदल रहा है और आया अभी थोड़ी देर के लिए, बट ये तो मैं ढूंढ सकता हूं। पायल बेटे, ये p फाइनल क्या है, बॉल का फाइनल लीनियर मोमेंटम बैट से टकराने के बाद, और p इनिशियल क्या है, बॉल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम। मान लो ये जो बॉल है, ये जब आ रही थी बैट के पास, इट वॉज कमिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 30 मीटर्स पर सेकेंड। बॉल का मास m है, राइट साइड है, सो व्हाट इज द इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल, m इंटू 30। और बैट से टकराने के बाद ये बॉल वापस जा रही है लेट्स से 60 की स्पीड पे, ठीक है दक्ष बेटे, 6 मारा तुमने, 60 की स्पीड, सो ये 60 से वापस जा रही है। व्हाट इज द फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल, माइनस m इंटू 60। लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, वेक्टर्स को इज्जत दो, डायरेक्शन,
प्लस m इंटू 30 माइनस m इंटू 60। तो आप इस केस में ये तो नहीं बता पा रहे कि बॉल ने बैट को कितना फोर्स दिया, लेकिन बैट से टकराने से ठीक पहले बॉल की स्पीड अगर आपको पता है और टकराने के ठीक बाद अगर आपको बॉल की स्पीड पता है, तो बॉल का लीनियर मोमेंटम का चेंज तो निकाल दे रहे हो। इसका मतलब ये एरिया हमें क्या दे रहा है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या फिर इंटीग्रल एफ डी टी। इसी को हम कहते हैं इंपल्स। इंपल्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। देवांश बेटे, हम फोर्स नहीं बता पा रहे, लेकिन उस फोर्स ने क्या असर किया बॉल पे? मोमेंटम बदला उसका। फोर्स करता क्या है? मोमेंटम ही तो बदलता है। न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज डीपी बाई डी। किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से उस बॉडी की वेलोसिटी बदलती है, यानी मोमेंटम बदलता है। तो आप ऐसे केसेस में ये तो नहीं बता पा रहे कि फोर्स कितना है, लेकिन उस फोर्स का असर कितना आया। फोर्स का असर मतलब चेंज इन मोमेंटम, ये बता पा रहे हो। तो ऐसे केसेस में जहां पे कोलिजन हो रहा है, जहां पे एक मोमेंटरी टाइम के लिए कोलिजन हुआ, फोर्स एक मूवमेंट के लिए आया, और आया भी तो वेरिएबल सा आया, तो फोर्स की वैल्यू बताने के बजाय हम ये बता देते हैं कि उस फोर्स ने इफेक्ट कितना प्रोड्यूस किया, एंड दैट इज कॉल्ड इंपल्स। So impulse is defined as the overall effect produced by a force. How can we calculate it? We can calculate the area. यहां तो आप कहोगे सर एरिया कैसे ढूंढू? ये मत ढूंढो एरिया, चेंज इन मोमेंटम ढूंढ लो। चेंज इन मोमेंटम तो ढूंढ लोगे, वहां से तो एरिया मिल जाएगा। आप बॉल का मास आपको पता है, बैट से टकराने से पहले और बैट से टकराने के बाद की वेलोसिटीज ढूंढ लो, चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, डन। ओके, सो राइट इट। Impulse is defined as, impulse, तंसीम कोई डाउट बेटे? क्लियर है एकदम? इंपल्स क्या होता है? इंपल्स ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। सिंपल वर्डिंग्स में आप कह सकते हो, इंपल्स इज डिफाइंड एज द ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। Impulse is defined as the overall effect produced by a force. Its value can be obtained by finding area of, its value can be obtained by finding area of F versus T graph or by finding change in linear momentum, or by finding change in linear momentum. आपने अगर बॉल का लीनियर मोमेंटम का चेंज पता लगा लिया तो मतलब आपको इंपल्स मिल गया। ठीक है, इंपल्स की यूनिट क्या आएगी? यूनिट ऑफ इंपल्स को हम जे, कैपिटल जे सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखो, ये मोमेंटम वेक्टर है, ये मोमेंटम वेक्टर, वेक्टर में से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो तो वेक्टर ही मिलेगा ना। सो इंपल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी, सॉरी ये तो सिंबल है जे, यूनिट इसकी है न्यूटन सेकेंड, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, अब बहुत एकदम कच्ची लैंग्वेज में मत बोलना सर इंपल्स इज फोर्स इनटू टाइम। अब बोलो इंटीग्रल एफ डी टी, एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, या इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया। क्लियर है? अच्छा, अब हम फोर्स की वैल्यू तो नहीं बता पाए, खैर एवरेज वैल्यू तो बता देंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स जब बॉल और बैट का कोलिजन हुआ, सो आई वांट एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स। इसके लिए आप क्या करोगे भाई? एक्चुअल में तो फोर्स लगातार बदल रहा है, तो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा बताओ बॉल और बैट के बीच फोर्स, आप कहोगे सर किस टाइम? एक तो मिली सेकेंड के लिए कोलिजन हुआ था, उसमें भी किस टाइम, क्योंकि वो तो लगातार बदल रहा था।
तो यहाँ मैंने बॉल को ऐसे जमीन पे फेंका, कैच किया, तो मैं आपसे कहूं कि ग्राउंड ने बॉल को कितना फोर्स दिया, तो वही बात है बॉल और बैट वाली, कोलिजन वाली। ये मेरे एक हाथ ने दूसरे हाथ को कितना फोर्स दिया। सो फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताना मुश्किल है। एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, यानी जितनी देर के लिए वो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था, दैट इज इक्वल टू वी राइट एज इंपल्स, ऐसे। और इंपल्स की वैल्यू कहां से आप ढूंढ लोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल से या एरिया से। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन द बॉल एंड बैट। फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू मनस्वी बेटे नहीं बता सकते क्योंकि पल पल बदल रहा है। एवरेज वैल्यू तो बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कोलिजन वाले केसेस आए, आपसे पूछा जाए इंपल्स बताओ, तो इंपल्स निकालने के आपके पास कितने रास्ते, दो। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लो, दैट इज सेम एज इंटीग्रल एफ डी टी, ठीक है। या फिर चेंज इन मोमेंटम ढूंढ लो, जो दो ऑब्जेक्ट टकरा रहे थे उसमें से किसी एक का, बैट का मत ढूंढना क्योंकि बैट पे एट द सेम टाइम आपके हाथ से भी फोर्स आया है स्ट्रॉन्ग, बैट पे दो फोर्सेस आए हैं, बॉल पे एक ही आया है। आप कहोगे सर ग्रेविटी भी तो है बॉल पे, ग्रेविटी इस फोर्स के सामने नेग्लिजिबल है, ठीक है। जैसे ये इंपल्स कहीं जगह आएगा, बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, दिवाली में आपने वो हरा वाला बॉम्ब लिया, क्या बोलते हैं, सुतली बॉम्ब, नहीं, नो आइडिया, आइडिया होना चाहिए बेटा, गेट आइडिया। सो आपने वो माचिस, धागा, ठीक है, एंड बॉम्ब को ऐसे हवा में फेंका, ऐसे करते तो नहीं अनमोल, करना नहीं चाहिए, ऐसे फेंका आपने, इट गेट्स एक्सप्लोडेड इन मिड एयर। तो एक्सप्लोजन के वक्त बॉम्ब के पीसेस एक दूसरे पर ह्यूज फोर्स लगाते हैं, दैट इज इंपल्सिव फोर्स। कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं ना बंदा बड़ा इंपल्सिव है, क्या मतलब होता है उसका, नहीं आइडिया, मतलब फट से गुस्सा हो जाता है, फट से नाराज होके कुछ भी बोल देता है, तो मतलब वही है स्पॉन्टेनियस। ऐसे बोलते हैं यार ये बंदा बड़ा इंपल्सिव, अभी नहीं है ऐसा, ये बंदा बड़ा इंपल्सिव है, यहां कौन है ऐसा, कोई नहीं है। कौन, शिखर, इतना प्यारा बच्चा है वो, फालतू बातें नहीं करो, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलता, तुम्हारे सामने होगा तो होगा। सो इंपल्सिव मतलब इमीडिएट, तो एकदम से आया और एकदम से गया, ठीक है। सो हम उस फोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे, बट एवरेज वैल्यू ऐसे बता देंगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो अब अगर मान लो क्रिकेट में हमें चाहिए बैट ने बॉल को एवरेज फोर्स कितना दिया, तो आपको क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले तो बॉल का मास, फिर ढूंढना पड़ेगा बॉलर ने बॉल किस स्पीड से फेंकी, वो नहीं, बॉल बैट में टकराने से ठीक पहले क्या स्पीड थी और टकराने के ठीक बाद क्या स्पीड है, वो चाहिए होगी। वो ढूंढना भी मुश्किल है, बट वी कैन हैव इंस्ट्रूमेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड। वो दोनों स्पीड मिल गई, चेंज इन मोमेंटम आ गया, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स। अच्छा, इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम भी बोलते हैं। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स ढूंढने के दो रास्ते हैं आपके पास, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, दैट इज सेम एज इंटीग्रल एफ डी टी। Impulse is also obtained by finding change in linear momentum, and this thing is called what? Impulse momentum theorem. लिख लो इस चीज को, impulse momentum theorem. ठीक है, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ये नोट कर लिया, एफ एवरेज डेल्टा टी। अच्छा, अब दक्ष बेटे तुम ये बताओ, क्रिकेट बॉल कैच कर रहा है फील्डर, तो ऑफ कोर्स वो कैच करते वक्त हाथ थोड़ा सा पीछे लेके जाने का क्या एडवांटेज, जैसे अनमोल की तरह नहीं कि बॉल ऐसे लपक ली, है ना, जो नहीं खेलते थोड़ा नए नए सीख रहे होते हैं, बॉल आई पकड़ ली, ऐसे ही करते हैं ना, एंड जो प्रॉपर सीख चुका है वो ऐसे आराम से ऐसे। इन दोनों केसेस में मेरी बातें सुनते चलो, इन दोनों केसेस में बॉल आ रही है सर्टेन हाइट से, आपने ऐसे पकड़ी, आने से ऐसे पकड़ते हो, खेल लेते हो, एंड एक केस में आप बेटा करना होता है ना, उस समय दिमाग नहीं चलता, उस समय तो बस आ जाए हाथ में, तो आपने एक केस में हाथ नीचे किया, इन दोनों केसेस में क्या चीज
सेम है? बॉल का चेंज इन मोमेंटम सेम है। सी, बॉल आपके हाथ में आ रही थी, लेट्स से आपके हाथ में आने से, क्योंकि बैट्समैन ने एक सर्टेन हाइट तक बॉल को फेंका था, बॉल नीचे आ रही थी। सो आपके हाथ में आने से पहले बॉल की स्पीड थी लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो बॉल का मोमेंटम डाउनवर्ड कितना था? m इंटू 30, और अल्टीमेटली बॉल रुक गई। एक केस में आपने तुरंत रोक दिया उसको, एक केस में थोड़ा टाइम दिया, बट फाइनल मोमेंटम बॉल का दोनों केसेस में कितना है? 0। सो दोनों केसेस में क्या चीज सेम है? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा P इज सेम इन बोथ द केसेस, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल दोनों केसेस में 0 है, P इनिशियल दोनों केसेस में नीचे की ओर था, बॉल आपके हाथ में आने से पहले। सो माइनस m इंटू 30, मान लो बॉल की स्पीड 30 थी, सो m इंटू 30। सो इन बोथ द केसेस, हाँ जी मैम, एक्सेस दी हुई है मैम। सो दोनों केसेस में बॉल का चेंज इन मोमेंटम सेम है, यानी सिमर बी इंपल्स सेम है। तो दोनों केसेस में जो J है इंपल्स, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट इज न्यूटन सेकेंड। दोनों केसेस में चेंज इन मोमेंटम सेम है। फिर वही बात, यहां पर भी हम बॉल और हाथ के बीच का फोर्स एक गिवन टाइम पे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वही बात है, बॉल तेजी से आपके हाथ में आगे लगी है ना, एंड एक पल के लिए फोर्स आया, उसके बाद तो नॉर्मली आपके हाथ पे mg रह जाएगा फोर्स, बॉल का वजन। दैट इज अ फाइनाइट फोर्स, दैट इज नॉट इंपल्सिव। ओके, impulsive force is a force which appears for a short time, and during that time its magnitude is continuously changing. It appears for a very short time and its magnitude is very large. That is called impulsive force. Impulse is the overall effect produced by such kind of force. सक्षम समझ में आ रही है बात? So अब change in momentum same है तो impulse same है। Impulse is equal to average force into टाइम। अब जिस फील्डर ने टाइम, वो लपकी थी बॉल ऐसे, टाइम कम, तो उसके हाथ में चोट ज्यादा आएगी। मान लो क्रिकेट बॉल है, आपको चोट भी लग सकती है, आप बॉल ऐसे पकड़ो। एंड अगर आपने टाइम बढ़ा दिया, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट है, टाइम बढ़ा दिया तो ये घट जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो टाइम बढ़ाओगे फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा तो आपके हाथ में चोट कम लगेगी। सेम कंसेप्ट इज फॉर शॉक एब्जॉर्बर। कार जा रही है, ठीक है, एक तरफ बेटा तुम अनमोल चला रहे हो टाटा नैनो, जिसके एब्जॉर्बर घिस चुके एकदम, गड्ढे पे पड़ते ही पूरा झटका सा हमें लगता है, क्यों? शॉक एब्जॉर्बर उसके खराब हो चुके हैं। कार गड्ढे में गई तो वहां पे भी वही बात हुई, चेंज इन मोमेंटम आया एकदम से, टाइम बड़ा कम था तो फोर्स ज्यादा आया आप पे। और दूसरी तरफ आप कोई अच्छी कार चला रहे हो, शॉक एब्जॉर्बर उसके अच्छे हैं, तो कार उसी गड्ढे में गई फिर से, चेंज इन मोमेंटम उस केस में भी उतना ही आया, बट उन शॉक एब्जॉर्बर ने टाइम इंक्रीज कर दिया। तो ये सारे कंसेप्ट जो हैं इंपल्स वाले, इनमें यही कंसेप्ट है कि यार चेंज इन मोमेंटम सेम है तो फिर इंपल्स सेम है, तो फॉर द सेम इंपल्स अगर हम टाइमिंग किसी तरह से इंक्रीज कर दें तो फोर्स कम हो जाएगा। तो शॉक एब्जॉर्बर का भी वही काम है। ऐसे 2-3 और एप्लीकेशन है, आप एनसीईआरटी बुक में देखना एक बारी। क्लियर है? सो नोट कर लो इस चीज को, राइट? फॉर द सेम चेंज इन लीनियर मोमेंटम, for the same change in linear momentum, if we increase the time interval, for the same change in linear momentum, if we increase the time interval, then the value of average force will decrease. Then the value of average force will decrease. अनमोल क्लियर है ना बेटे? तो ये ना जैसे आपके स्कूल एग्जाम अभी आएंगे, हाफ ईयरली होंगे जल्दी, तो आता है व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंपल्स वाले। तो इनमें ना ऐसे 3-4 एग्जाम्पल है, ये बॉल कैच करने वाला, ये शॉक एब्जॉर्बर, ऐसे 2-3 और हैं, और सब में यही कंसेप्ट है कि टाइम इंक्रीज करो तो एवरेज फोर्स घटेगा फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है एकदम? सो व्हाट इज एन इंपल्सिव फोर्स? समझ गए
ऐसा फोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपीयर होता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज क्वाइट लार्ज, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स। लिख लो इस चीज को, लंबी जर्नी है, भूल जाते हो बाद में आप लोग। इंपल्सिव फोर्स, a force which appears for small duration and its magnitude is very large. A force which appears for small duration and its magnitude is very large. जनरली ये कोलिजन वगैरह में दक्ष बेटे, हिज क्वेश्चन इज कि मैग्नीट्यूड कितना लार्ज होना चाहिए। तो जनरली इन कोलिजन्स में एक्सीडेंट हुआ, कोई कार से टकराई, हाथ टकराए, जनरली इन केसेस में फोर्स लार्ज ही होता है। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स है ये। अब देखना इधर, हमने सीखा कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इंपल्स। रिलेशन देखना इसका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता था, चेंज इन वेलोसिटी। इफ यू रिमेंबर, ये एरिया हमें देता था डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। इधर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स वर्सेस टाइम हो गया, है ना, फोर्स वर्सेस टाइम। इधर m से मल्टीप्लाई किया तो यहां भी m से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब एज्यूमिंग दैट मास चेंज नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे सिस्टम का मास ही बदल रहा होगा। बॉल और बैट का कोलिजन हुआ, आपके दोनों हाथ टकराए, यहाँ पे मास थोड़ा चेंज हो रहा है। बट रॉकेट अगर हाई स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेट्स से इसरो ने कोई रॉकेट लॉन्च करा है, उस रॉकेट ऊपर जाते हुए रॉकेट का मास कंटिन्यूअसली घट रहा होता है ना। क्यों? क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ रहा होता है, बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है ना। अपनी कहने को तो तुम कहोगे सर ऐसे तो कार मोटरसाइकिल का भी मास लगातार घट रहा है, बेशक, क्योंकि पेट्रोल धीरे धीरे खत्म हो रहा है उसमें भी, बट दैट इज नेग्लिजिबल। बट उस हाई स्पीड से जाते हुए रॉकेट का मास लगातार घट रहा है क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो उस पे भी आएंगे बाद में, फिलहाल मास कांस्टेंट है। तो इधर m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी m से, m डेल्टा भी क्या हो जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, एक ही बात है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब हमने जनरली देखा कि हमें इस फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, इसकी जरूरत जनरली इंपल्सिव फोर्स में पड़ रही है जब फोर्स इंपल्सिव है। क्योंकि फोर्स अगर इंपल्सिव नहीं है, आपको फोर्स की वैल्यू मैंने दे ही दी, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर F = ma, एक्सेलरेशन ढूंढ लोगे और फिर एक्सेलरेशन की हेल्प से चेंज इन वेलोसिटी ढूंढ लोगे, है ना। बट अब ये जो कंसेप्ट है कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, ये कंसेप्ट तो बेटे हर बार वैलिड होगा, फोर्स चाहे ऐसा हो चाहे एक प्रॉपर फोर्स हो। मान लो फोर्स ऐसा है, फिर ऐसा है ना। मैं ऐसे ग्राफ दे दूं F वर्सेस T, और ये एरिया तो अब बड़े आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो इस एरिया को भी मैं इंपल्स बोलूंगा। सी, इंपल्स की जरूरत हमें पड़ रही है जनरली ऐसे केसेस में जहां पे फोर्स आया गया, इंपल्सिव फोर्स आया। बट जो इंपल्स की न्यूमेरिक वैल्यू है ना, कि फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया गिव्स इंपल्स, ये भी इंपल्स ही है। आई एग्री, इस केस में मुझे इंपल्स वर्ड इंट्रोड्यूस ना भी करूं मेरा काम चलेगा, मुझे फोर्स की वैल्यू पता है कितनी है। फोर्स को लिखूंगा मैं ma, एक्सेलरेशन आएगा, मैं चेंज इन वेलोसिटी ढूंढूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना। आपने जो यहां कंसेप्ट कशिश बेटे डिफाइन किया कि F वर्सेस T ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। F वर्सेस T ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, इंपल्स, वो यहां भी वैलिड है। सो अगर आपको कभी भी F वर्सेस T ग्राफ ऐसा सिंपल दिखाई दे और मैं आपसे इंपल्स पूछूं या चेंज इन मोमेंटम, एरिया निकालो, डन। इनफैक्ट वेलोसिटी का डिफरेंस पूछ लूं तो भी आप वो चेंज इन मोमेंटम इज मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ओके, नोट कर लो इसको। इंपल्स इज द ओवरऑल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। बेटे इंपल्स को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है तब जब हम फोर्स को समझ नहीं पा रहे कितना था, है ना। लेकिन जिस वे में आपने मैथमेटिकली इंपल्स डिफाइन किया, F dt का इंटीग्रेशन, वो तो यहां भी वैलिड है, यहां भी वैलिड है भाई।
मैं इस क्वेश्चन में भी तुमसे पूछ सकता हूं, जरा मुझे बताओ इम्पल्स कितना है, तो तुम कहोगे ये एरिया कैलकुलेट कर लो, एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया, दैट इज इम्पल्स. इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम. आई एग्री, डिफाइन उनको हमें तब करना पड़ा जब हम फोर्स को समझ नहीं पा रहे थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप फोर्स को समझ पा रहे हो, फोर्स की वैल्यू फाइनाइट है, आप तब भी इंपल्स को डिफाइन कर सकते हो. मनस्वी क्लियर है ना? क्लियर? इंपल्स कैसे ढूंढेंगे? एफ वर्सेस टी ग्राफ के एरिया से या चेंज इन लीनियर मोमेंटम से. ऐसे केस में आप एफ वर्सेस टी ग्राफ का एरिया नहीं ढूंढ पाओगे, ऐसे केसेस में ढूंढ लोगे. ओके ये क्वेश्चन देखो सिंपल सा. ये सरफेस है, ये बॉल, इस बॉल का मास है लेट्स से 2 kg. इस बॉल को हमने ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे. बॉल को 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, बॉल टकराई, एंड टकराने के बाद ये बॉल ऊपर, उसी लाइन पे ये बॉल ऊपर गई है, बट वी आर शोइंग इट सेपरेटली. ये बॉल ऊपर गई लेट्स से 6 मीटर तक, फिर रुक गई, फिर नीचे आएगी. बट अवर एनालिसिस इज ओनली अप टू दिस कि ये 10 मीटर से ड्रॉप करा, टकराने के बाद 6 मीटर ऊपर गई. लेट्स से इस बॉल का ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ था फॉर 0.01 सेकेंड. तो मुझे ये बताओ, बॉल और ग्राउंड के बीच जो इंपल्सिव फोर्स आया था वो तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, उसकी वैल्यू, एवरेज वैल्यू. व्हाट इज द एवरेज फोर्स बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड? करो, ढूंढो जरा. क्वेश्चन लिख लो, डायग्राम बना लो पहले, एंड राइट फाइंड द एवरेज फोर्स between the ball and ground. Average force between ball and ground. राघव प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बेटे वहां पे? हर्षित वहां बैठ जाओ बेटा, अगर हो सके तो इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ. Find average force between ball and ground. शूडो फोर्स करा था ना लास्ट क्लास में थोड़ा हमने, उसके भी कुछ क्वेश्चंस, फिर टेस्ट पेपर के डाउट. अर्शदीप बेटे हैं डाउट्स ना टेस्ट पेपर के, वो डिस्कस कर लेते हैं हम उसके बाद. अब आप परसों तक ये शीट फिनिश करके आओगे, और स्कूल एग्जाम कब से शुरू है तुम लोगों के? 19 से. फिजिक्स कब है? और सिलेबस वर्क पावर तक, वर्क पावर और ग्रेविटेशन भी. ठीक है, देखते हैं. वर्क पावर के बेसिक्स तो तब तक हो जाएंगे 27 तक, 14 तारीख हो गई ना आज, हो जाएंगे तब तक. ग्रेविटेशन मैं एक क्लास अरेंज कर लूंगा, आपको बेसिक आइडियाज बता दूंगा सारे, है ना. चलो डिस्कस करते हैं. देखो गुरफरमान बेटे, सॉल्विंग थोड़ा सा ना कोशिश तो करो. देखो क्या होगा, काइनेमेटिक्स का यूज करो. बॉल अगर हम, ये सब शॉर्टकट आपको पता है, बॉल को h हाइट से छोड़ो, नीचे टकराने से जस्ट पहले स्पीड क्या होगी? √2gh. और अगर बॉल टकराने के बाद 6 मीटर हाइट तक जा रही है, तो इसका मतलब यहां पे ऊपर जाने वाली स्पीड भी रही होगी √2gh, h की वैल्यू 6. तो इसका मतलब ग्राउंड पर टकराने से ठीक पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी -√2g × 10, डाउनवर्ड थी ना, नेगेटिव. ये ग्राउंड पर टकराने से ठीक पहले की वेलोसिटी है मुस्कान, √2gh. एंड ग्राउंड से कोलिजन के ठीक बाद की वेलोसिटी है +√2g × 6. ठीक है. सो व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉल? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम. फाइनल लीनियर मोमेंटम, बॉल का मास 2 kg है, 2√12g -2 ये कितना आ जाएगा? 20g. पूरी कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, ये g की वैल्यू 10 लोगे, √120 वो सब बाद में आप कर लोगे. ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम.
ठीक है, हाउ मच इट इज 2 कॉमन अंडर रूट ऑफ 120 प्लस अंडर रूट ऑफ 200। वैल्यूज बस ऐसे ही सॉल्व कर दो। दिस इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मैग्नीट्यूड समझ लो, इस तरह से ऐसे लिखा था, इसको ऐसे ही रहने दो, मैग्नीट्यूड ही ढूंढा है हमने। एंड नाउ दिस इटसेल्फ इज व्हाट, इम्पल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज व्हाट, इम्पल्स। इस इम्पल्स को तुम क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज एवरेज फोर्स इनटू टाइम। एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 0.01। सो 0.01 दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 120 प्लस अंडर रूट ऑफ 200। हो गया क्वेश्चन। सॉल्व मत करो, बस ऐसे ही छोड़ दो। 0.01 एग्जाम में आएंगे तो वी गिव सम प्रॉपर वैल्यू सो दैट ये रूट वगैरह आप आराम से सॉल्व कर सको। ठीक है, हटा दो, नोट कर लो बेटे जल्दी। ओके, एक बात बताओ मुझे, राघव तुम बताओ, आगे आए हो इधर तो बताओ, ये बॉल जब ऐसे वर्टिकली आई और वर्टिकली गई, ठीक है, ये बॉल आ रही है, कोलिजन से जस्ट पहले ये नीचे की ओर जा रही थी v इनिशियल वेलोसिटी से, कोलिजन के जस्ट बाद ये ऊपर की ओर जा रही है v फाइनल वेलोसिटी से। तो इस केस में जब बॉल जमीन से टकराई थी उस वक्त, और ये थोड़ी सी डिफॉर्म भी होगी उस वक्त, बॉल ने ग्राउंड को फोर्स नीचे दिया है F, और ग्राउंड ने वो बॉल को फोर्स ऊपर दिया है F। इंस्टेड ऑफ F यू कैन शो J ऑल्सो, इम्पल्स। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। तो बॉल ने ग्राउंड को इम्पल्सिव फोर्स नीचे दिया, ग्राउंड ने बॉल को इम्पल्सिव फोर्स ऊपर। मैं उस इम्पल्सिव फोर्स के बजाय J दिखा दे रहा हूं, इम्पल्स। ठीक है, आगे जाके हम कोलिजन चैप्टर पढ़ेंगे, वहां से डायग्राम्स खूब बनाएंगे हम। ओके, अच्छा, अगर सिचुएशन ये होती कि बॉल एंड द सरफेस इज स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं है, बॉल ऐसे आ रही होती कोलिजन से पहले, तो डेफिनेटली कोलिजन के बाद बॉल ऐसे कहीं जा रही होगी, है ना। इट्स लाइक बॉल को तुमने ऐसे आगे फेंका तो वो ग्राउंड पे टकरा के और उधर चली जाएगी। इस केस में राघव बताओ, जब ये बॉल ग्राउंड से टकराई होगी तो बॉल और ग्राउंड के बीच जो इंपल्सिव फोर्स है किस डायरेक्शन में आया होगा, मतलब वर्टिकल ही। अभी क्यों, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं? नहीं, आप यस, नहीं, अलोंग फाइनल, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता, फ्रिक्शन नहीं है। एक्चुअली फ्रिक्शन अभी आपने पढ़ा भी नहीं है, वी विल अंडरस्टैंड दिस। फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अलोंग द tangent टू देयर सरफेस, कॉन्टैक्ट सरफेस। क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, इसलिए वॉल, ये ग्राउंड, इस बॉल को इस डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं देगा। तो इस केस में भी जब ये बॉल आके टकराएगी तो सरफेस से बॉल पर इंपल्सिव फोर्स और बॉल से सरफेस पर वैसे ही आएगा जैसा इसमें था। कीप दिस इन माइंड। आप घर पे मान लो बॉल को ऐसे दीवार पे मार रहे हो, मान लो दीवार और बॉल के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बॉल को आप सीधे दीवार पे मारोगे तो उस केस में तो आप कहोगे सर इंपल्स ऐसे ही आएगा, इंपल्सिव फोर्स ऐसे ही आएगा। बॉल को दीवार पे तुम किसी भी एंगल पे मारो, अगर दीवार और बॉल के बीच फ्रिक्शन नहीं है, आइडियल केस, रियलिटी ऐसा नहीं होता, तो फोर्स जो आएगा बॉल और सरफेस के बीच वो ऐसे ही आएगा। समझ में आ रही बात? ये चीज हम, एक बात और सुनो, ये जो इंपल्स आया ये नॉर्मल फोर्स की वजह से आया है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सुनो, बॉल को सिंपली तुम ऐसे टेबल पे रख दो तो हम कहेंगे बॉल और टेबल के बीच में नॉर्मल फोर्स है विच इज इक्वल टू mg, कहोगे ना। या ऊपर से बॉल को आपने थोड़ा दबाया तो आप कहोगे यार नॉर्मल फोर्स बड़ा हो गया mg से, क्योंकि आप भी धक्का मार रहे हो। तो बॉल को जब आप सिंपली अनइनिशिएटेड टेबल पे रख रहे हो तो बॉल और टेबल के बीच में फोर्स आप कैसा कह रहे हो, नॉर्मल फोर्स। लेकिन वही बॉल जब आके टकरा रही है
तो एक्चुअली वो नॉर्मल फोर्स ही है विच बिकम्स इंपल्सिव। इंपल्सिव फोर्स कोई नई चीज नहीं है, इट इज दैट नॉर्मल फोर्स विच बिकम्स इंपल्सिव। आपने बैट ऐसे हॉरिजॉन्टल पकड़ के बॉल रखी हुई है चुपचाप, तो बैट और बॉल के बीच में तुम कहोगे नॉर्मल फोर्स है। वही क्रिकेट खेलते हुए बॉल और बैट टकराए तो वो नॉर्मल फोर्स ही था। यार फोर्सेस तो फंडामेंटली चार ही है ना बच्चे। कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर तो अभी समझो कि बस कहीं ऐसी जगह है जहां पे अभी हम पहुंचे ही नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर, है ना। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। नॉर्मल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बस ये था वो एकदम से ह्यूज हो गया था, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंपल्सिव। तो ये ना नॉर्मल फोर्स ही है जो एकदम से ह्यूज हो गया है, तो हम इसको इंपल्सिव फोर्स कह रहे हैं। रस्सी लो आप, ऐसे रस्सी को पकड़ो हाथ में अपने, एंड रस्सी को ना ऐसे खींच के रखो, जैसे पुली वगैरह में रस्सी टाइट रहती है तो टेंशन फोर्स होगा। अच्छा, रस्सी को ऐसे ढीला छोड़ो अपने दोनों हाथों में, झटके से खींचो, तो वही टेंशन फोर्स एक पल के लिए इंपल्सिव हो जाएगा। आप घर पे छत से ऐसे रस्सी लटकाओ, ब्लॉक टांगो, ब्लॉक को थोड़ी हाइट पे ले जाओ सो दैट रस्सी स्लैक हो जाए, फिर ब्लॉक को छोड़ दो, ब्लॉक फ्री फॉल करेगा। फ्री फॉल करके जब ब्लॉक नीचे आएगा तो एक मोमेंट के लिए रस्सी में झटका सा आएगा ना, दैट इज इंपल्सिव फोर्स इन द स्ट्रिंग, दैट इज एक्चुअली टेंशन ओनली जो एकदम से ह्यूज हो गया था। सो ये जो इंपल्सिव फोर्स है, अब ये ना कहना सर ये नई कैटेगरी है क्या, अरे यार वही टेंशन फोर्स है, वही नॉर्मल फोर्स है जो एकदम से ह्यूज हो गया। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स कभी इंपल्सिव हो सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या एकदम से बदल सकता है? नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का फोर्स है आप पे, आप जैसे जैसे अर्थ से ऊपर जाते जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेजुअली घटता जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी ऐसा नहीं होता एकदम से बढ़ गया एकदम से घट गया। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नेवर बिकम इंपल्सिव। समझ में आ रही है बात? ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नेवर बिकम इंपल्सिव। अभी आगे हम स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। स्प्रिंग का फोर्स भी जैसे जैसे स्प्रिंग को खींचते जाओगे फोर्स बड़ा होता जाएगा ग्रेजुअली। स्प्रिंग का फोर्स भी नेवर बिकम्स इंपल्सिव। इंपल्सिव वही फोर्स होगा जो एकदम से अपनी वैल्यू बदल सकता है, और मोस्टली हमारे सामने आएंगे टेंशन, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन भी आएगा। फिलहाल तो मैंने फ्रिक्शन को डिस्कार्ड किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो इस बात को लिख लो, ये डायग्राम भी बना लो कि अगर ये स्मूथ सरफेस है, बॉल किसी भी एंगल पे आके ग्राउंड से टकराए, बॉल और ग्राउंड के बीच में इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स वर्टिकल ही आएगा। इस बात को नोट कर लो। ठीक है, अपने आप लिख लेना। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड ग्राउंड, then impulsive force between ball and ground is always normal to the surface. Impulsive force between ball and surface is always normal to surface. लक्ष्य क्लियर है ना बेटे? लक्ष्य क्लियर है ना? तुम हो गए मुझसे तो पूछते ही नहीं सर मैं कहां देखूं, ऐसा नहीं है बेटा। ठीक है, सो वॉट एवर इज द बॉल किसी भी एंगल पर आए, बॉल और ग्राउंड के बीच में इंपल्सिव फोर्स या इंपल्स हमेशा सरफेस के नॉर्मल होगा इफ इट इज स्मूथ। फ्रिक्शन हुआ तो वो आगे जाके देखेंगे हम। ठीक है, यार whatever is the angle at which the ball is coming, the impulsive force between ball and surface is always normal to the surface if there is no friction. ठीक है, एंड दूसरी बात ये भी लिख लेना कि नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स कैन बिकम इंपल्सिव। यहां पे नॉर्मल फोर्स ही इंपल्सिव हुआ था। नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग कैन बिकम इंपल्सिव बिकॉज दे कैन चेंज देयर वैल्यू सडनली। ठीक है, आपने रस्सी को एकदम से झटके से खींचा, रस्सी का टेंशन इंपल्सिव हो जाएगा। है फोर्स ही नई, आप ये ना दिमाग में हटा दो इंपल्स एक नई चीज आ गई, नई नहीं है बेटा, फोर्स ही तो है, बस वो फोर्स एक थोड़ी देर के लिए आया था, इसलिए मैथमेटिकली हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया इंपल्स, जो कि वो इंटीग्रल एफ डी टी है या चेंज इन लीनियर मोमेंटम है। नेचर में आप बोलो तो वो फोर्स ही है बेसिकली, इंपल्स कोई ऐसी कोई नेचर वाली चीज छोड़ना है, तो हमने मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट चीजों को स्टडी करने के लिए। क्लियर?
So normal force and tension force of a string can become impulsive, while gravity and spring force can never be impulsive. Gravity and spring force can never be impulsive. ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया हमारे सामने कि ये वॉल है, ये वॉल का नॉर्मल आ गया, यहाँ पे ये एक बॉल है, बॉल का मास m, ये बॉल ऐसे आई, लेट्स से आते वक्त इसकी स्पीड थी v1, या लेट्स से v स्पीड से आई ये बॉल, दिस एंगल वाज थीटा, एंड दीवार से टकराने के बाद ये बॉल सेम स्पीड से और सेम एंगल थीटा पर, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये वापस चली गई। ऐसा होता है, ये आइडियल केस है, हम आगे जाके पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन। आइडियल केस है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, आइडियल केस है, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। बॉल जिस स्पीड पे आ रही है उसी स्पीड पे और उसी एंगल पे जाएगी। तो अब देखना, जब ये बॉल आ रही थी तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या थी, v cos थीटा, ये v का कंपोनेंट इधर v cos थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या थी, v sin थीटा। और जब ये बॉल दीवार से टकरा चुकी है, वापस जा रही है, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, v sin थीटा। सुनना मेरी बात ध्यान से, फिर से वही बात आई एक्सिस बाय एक्सिस वाली। वॉल के पैरेलल अगर देखा जाए तो जितनी वेलोसिटी पहले है उतनी ही बाद में है। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ, है ना। और हमने पढ़ा है जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज ना हो उस डायरेक्शन में मतलब कोई फोर्स ही नहीं आया। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मास तो यहां कांस्टेंट ही है ना बॉल का, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। पहले भी डाउनवर्ड थी v sin थीटा, अब भी डाउन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो इसका मतलब उस डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। इसी चीज को अब मैं मोमेंटम के टर्म में बोल रहा हूं। आप देख रहे हो, ये सब बातें दिमाग में रखना, आगे काम आएंगी। आपने देखा यार सर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा बेटा ठीक है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉल पे कोई फोर्स नहीं आया, नेट फोर्स 0 था। तो इस केस में वॉल के पैरेलल मोमेंटम टकराने से पहले और टकराने के बाद सेम है, तो इसका मतलब वॉल के पैरेलल इस बॉल पर कोई फोर्स नहीं है। फोर्स होता बच्चे तो मोमेंटम बदल जाता। वॉल के नॉर्मल बदला ना, पहले v cos थीटा राइट को थी, अब v cos थीटा लेफ्ट को हो गई। सो वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल टू द वॉल ओनली। चेंज इन मोमेंटम इज p फाइनल माइनस p इनिशियल। मैं वेक्टर नोटेशन नहीं लिख रहा, वन डायमेंशनली कंसेप्ट है, प्लस माइनस से काम चला लेंगे। राइट साइड को प्लस ले लेते हैं, लेफ्ट साइड को माइनस। सो टकराने से पहले, और खाली इस डायरेक्शन की बात करेंगे, वर्टिकल की जरूरत नहीं है, उस डायरेक्शन में देयर इज नो चेंज। सो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, राइट को है, सो इट इज m v cos थीटा माइनस ऑफ फाइनल लेफ्ट को है माइनस m v cos थीटा। So what is the change in linear momentum of the ball? Normal to the surface 2 mv cos थीटा, यही हो गया इम्पल्स। और अब अगर मैं आपसे कहूं कि बॉल और दीवार के बीच कोलिजन कितनी देर के लिए हुआ गोकुल, डेल्टा टी टाइम। सो इस इम्पल्स को लिख दो एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी, एवरेज फोर्स आएगा। तो इसका मतलब जब ये बॉल सरफेस से टकराई है तो बॉल और सरफेस के बीच सरफेस ने बॉल को इधर फोर्स दिया है, बॉल ने सरफेस को इधर, पैरेलल टू द सरफेस कोई फोर्स नहीं था, तभी तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। याद रखना ये सारी बातें, आगे जाके हम कोलिजन पढ़ेंगे, ये सब काम आएगा वहां पे। ओके, नोट कर लो इसको। कशिश समझ में आ रही है बात ना बेटे? पक्का? झूठ बोल रहे हो? पक्का एकदम? परसों पूछूंगा मैं आपसे। हाँ जी बेटे, ये सारी चीजें सिर्फ लीनियर मोमेंटम के वाले हैं।
हाँ बेटा, अभी तो लीनियर मोमेंटम के अलावा कोई चीज बताओ। एंगुलर मोमेंटम यू वांट टू डिस्कस? सी, वो सब बातें अभी हम करेंगे। नो नो, वो हम सब रोटेशन में बात करेंगे अबाउट एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल। फिलहाल एक्चुअली ये टॉपिक मैंने फिलहाल इसीलिए बताया क्योंकि ना स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में ये सब है, इंपल्स, मोमेंटम वगैरह जो आता भी है। कॉम्पिटेटिव में जेई नीट वगैरह के हिसाब से देखूं तो ये सब चीजें और डिटेल में आएंगी आगे चैप्टर्स में। कोलिजन में, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में ये सब और डिटेल में आएगा। मतलब इंपल्स के लिए इतना ही रहेगा, बट उसके एप्लीकेशंस और कई आएंगे, खासकर कोलिजन में हमारे सामने। ठीक है, सो फिलहाल इंपल्स वाला इतना ही है, बाकी और डिटेल इसका आगे आएगा। स्यूडो फोर्स के एक दो क्वेश्चन जरा देखते हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। बेटा आप कह रहे हो, क्वेश्चन इज कि अगर फोर्स खाली इधर था तो योर क्वेश्चन इज व्हाट, फिर इधर क्यों गई? अरे बच्चे, फोर्स इधर है, इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पहले से थी वो मेंटेन रहनी चाहिए ना। तो जब बॉल आई थी तो उस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ना, वो क्यों खत्म हो जाएगी? भाई ये फोर्स आया, इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बदल दी, यानी ये एक कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और ये तो पहले से ही था, इसलिए बॉल इसके और इसके रिजल्टेंट की ओर गई। ओके, ये क्या लॉजिक हुआ? फोर्स इधर है तो बॉल को इधर भेजो। बट एज ए स्टूडेंट आती है ये सब चीजें दिमाग में आपके। ओके, नाउ थोड़ा स्यूडो फोर्स जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन देखना इधर। स्कूल एग्जाम के लिए आप यही सब बेटे पढ़ लेना। एक तो न्यूटन के तीनों लॉज अच्छे से, एस.एल. अरोड़ा वाली बुक से ही, एक वो बुक रखो पास में, अगली क्लास में ले भी आना, सो दैट स्कूल एग्जाम के लिए मैं मार्क करवा दूंगा आप सबको, सो दैट जिसका जिस भी टाइम एग्जाम आएगा आपको क्लियर रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में वो बुक लेके आओ। एस.एल. अरोड़ा ही है ना मोस्टली सबके पास? मृदुल अरेंज कर लो बेटे, स्कूल एग्जाम भी निपटाने ही है हमने। एच.सी. वर्मा तो रखो, वो काम आएगी, उससे तो एक्सरसाइज हमें करनी है। बाकी आई विल प्रोवाइड शीट्स, मॉड्यूल जो भी है। आप एस.एल. अरोड़ा भी स्कूल एग्जाम के लिए थोड़ा सा, क्योंकि यार स्कूल एग्जाम में भी 90 अबव 95 अबव रहे मार्क्स तो अच्छी बात है, तो वो लेते आना अगली क्लास में, मैं मार्क करा दूंगा आपको। नहीं थे जैसे उतने ज्यादा हो गए नंबर क्या? हाँ, समझा नहीं मैं? हाँ, थ्योरी आती, मोस्टली थ्योरी आती है, बट आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी है चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग बुक लेते आना, मैं थोड़ा बहुत आपको मार्क करवा दूंगा, क्योंकि ना पता है क्या पर्पस है, एंड आई एम क्लियरली टेलिंग यू, पहले भी बोला है, हर चैप्टर में देयर आर 7, 8, 10 थिंग्स जो आप ढंग से कर लो, स्कूल एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे, उसकी कोई टेंशन, क्योंकि रिपीटेड टाइप चीजें आती हैं। आप कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है, फिजिक्स फंडामेंटली कैसे, वो सब चीजों पे ध्यान ज्यादा दो। स्कूल एग्जाम आई एम टेलिंग यू, लॉज ऑफ मोशन तुम्हें प्रिपेयर करना है, 2 से 3 घंटे में स्कूल एग्जाम के लिए आराम से प्रिपेयर हो जाएगा ये चैप्टर, बड़े प्यार से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि इतना तो क्लास में आपने सीखा है, वो भी तो काम आएगा ही ना। अब ये जो इंपल्स वगैरह ये सब चीजें आनी है। अब जैसे स्यूडो फोर्स की बात करूं, ये स्कूल एग्जाम में वो इसको नहीं छेड़ते है ना, इस पे कोई नहीं, बट हमें तो सीखना है ये सारी चीजें। तो ये वेज है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस बार ही वेज भी चलेगा, इसका मास है कैपिटल एम, ये एंगल है थीटा, ठीक, इस पर रखा है ये ब्लॉक, ब्लॉक का मास स्मॉल एम। ये हम पिछली क्लासेस में क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हम इसको आगे चलाएं विद एन एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी tan थीटा, आपको याद होगा, तो क्या होता है फिर उस केस में, फिर ये ब्लॉक, इवन दो ब्लॉक और इस वेज के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बट अगर आप इसको g tan थीटा एक्सेलरेशन से चलाओगे तो ब्लॉक और वेज एक साथ आगे चलेंगे। वी नो दिस, है ना। इसी को देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम करते हैं, उस दिन हमने ग्राउंड फ्रेम से किया था। लेट अस एनालाइज द मोशन ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन ऑन वेज। मतलब टेक्निकली इसको बोलोगे कि वी विल एनालाइज दिस ब्लॉक फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ वेज। तो मतलब आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप वेज के रिस्पेक्ट में, आप वेज पे ही खड़े हो एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें तो ये ब्लॉक रेस्ट पे, बेटे बॉल, ये ब्लॉक वेज पे स्लिप नहीं कर रहा, ये ब्लॉक वेज के साथ साथ आगे चल रहा है। तो अगर आप वेज पे बैठे हो तो आप तो कहोगे सर ये ब्लॉक रेस्ट पे है। हम सब कहेंगे
कि वेज भी, ब्लॉक भी, राधिका भी सब आगे जा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन g tan थीटा। आप बोलोगे दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। आप वेज पे बैठे हो, आपको ये ब्लॉक सामने तो पड़ा है, इट इज एट रेस्ट, क्योंकि सब एक साथ जा रहे हैं आगे की ओर। यस भुवनेश, कैपिटल एम वेज का मास है, ऑल्दो अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल मैंने उसका मास लिया कैपिटल एम। ठीक है, सो अब वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस ब्लॉक फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ वेज। तो एक तो दिखाएंगे नॉर्मल फोर्स एन, एक आएगा mg, चलो अलग डायग्राम बनाते हैं। एक आएगा इसका वेट mg, एक आएगा नॉर्मल फोर्स n, और क्या स्यूडो फोर्स। आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो ना, आपका एक्सेलरेशन किधर है, राइट, तो स्यूडो फोर्स इस पे किधर लगेगा, लेफ्ट, तो इस पे हमने स्यूडो फोर्स लगाया लेफ्ट, ma, है ना। अलग कलर से ही दिखाओ सो दैट यू मस्ट बी क्लियर कि ये फोर्स एक्चुअली में वहां है नहीं। एक्चुअली में इस ब्लॉक पर आनिश बेटे दो ही फोर्सेस हैं, नॉर्मल फोर्स एंड वेट, तीसरा कोई फोर्स नहीं है, बट क्योंकि तुम गलत जगह जाके खड़े हो गए, यू आर एक्सेलरेटेड, तो तुम्हें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। इट्स ओके। अब हाँ जी बेटा, अब सुनो मेरी बात, अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। और जनरली ये आसानी होती है कि जिधर एक्सेलरेशन है फोर्सेस को उधर और उसके परपेंडिकुलर तोड़ो, बट यहां पे तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। यहां पे इस पर्सन के हिसाब से तो ब्लॉक रेस्ट पे है, तो अब तुम फ्री हो, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो अब तुम इन फोर्सेस को जैसे मर्जी तोड़ो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तोड़ो या इंक्लाइन के पैरेलल और इंक्लाइन के नॉर्मल, समझ रहे हो। अगर तुम्हें दिखा ब्लॉक का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है तो इट इज कन्वीनियंट कि फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्रेक करो। अगर तुम्हें दिखा ब्लॉक का एक्सेलरेशन ही नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें ठीक लगे करो। तो मैं एक काम करूंगा, इसका एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो मैं इस फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि दो ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, खाली एन को तोड़ना पड़ेगा। सो एक्सिस ले लिया हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये वाला एंगल थीटा आएगा कि नहीं आएगा, बता चुका हूं कई बार आपको। ठीक है, नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा पर, तो इंक्लाइन का नॉर्मल वर्टिकल से थीटा पर। अब n को ब्रेक कर दो, सो n cos थीटा किसके बराबर आ गया, mg के बराबर, और n sin थीटा किसके बराबर आ गया, ma के बराबर। खत्म हो गया क्वेश्चन, डन। समझ में आई बात। इसमें से इसको डिवाइड कर दो, tan थीटा आ जाएगा a/g, कर चुके हम पहले भी, वो ग्राउंड फ्रेम से किया था, अभी हमने वेज के फ्रेम से किया परमवीर बेटे। समझ में आई बात, किसी को डाउट है इसमें कोई भी, शिखर क्लियर एकदम, नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बेटे वो टेस्ट पेपर के डाउट्स डिस्कस करते हैं। हटा दूं ये डायग्राम, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले मैं आपको टाइम दूंगा सोचना, फिर मैं बताऊंगा आपको। इसमें रिलेटिव मोशन भी इन्वॉल्व होगा। अब देखो इधर ध्यान से, ये एंगल अपना स्टैंडर्ड एंगल हम ले लेते हैं 37 डिग्री का। ठीक है, ये ब्लॉक, मान लो ये ब्लॉक है 2 kg का, जी tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, जी की वैल्यू 10 ले लो, tan 37 होता है 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इस ब्लॉक और इस वेज में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर तुमने इस वेज को 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे चलाया तो ये ब्लॉक वेज के साथ साथ आगे जाएगा, है ना। लेकिन अब मैंने इसको आगे चलाया विद एन एक्सेलरेशन a0 इक्वल टू 5, अब दक्ष क्या होगा बेटा, नीचे आएगा। अब कौन मुझे बताएगा आर्यन, क्या तुम बताओगे ब्लॉक के एक्चुअल, अब सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, हम क्वेश्चंस को ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन हमने दोनों से किया था, इस क्वेश्चन को ग्राउंड फ्रेम से कर पाओगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से करना चाहूं, लेट्स से इसके रिस्पेक्ट में फोर्सेस कितने होंगे, दो, नॉर्मल फोर्स
वेट, तीसरा फोर्स है नहीं। और इन दो फोर्सेस में से भी mg अड़ियल है, वो फिक्स है, वो कह रहा मैं नहीं बदलता, मैं तो उतना ही रहूंगा 20 न्यूटन mg। ये n अपने आप को एडजस्ट करेगा सिचुएशन के हिसाब से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोर्सेस कितने हैं? एक्सिस कैसे लोगे बोलो? पैरेलल टू द वेज, नॉर्मल टू द वेज, या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? ग्राउंड फ्रेम से अच्छा क्या मुसीबत आएगी हमें, क्या दिक्कत आएगी? आर्यन का भाई प्रॉब्लम क्या आएगी? आप कह रहे हो ग्राउंड से देखेंगे तो हमें वेज आगे चलता दिखेगा, ब्लॉक नीचे आता भी दिखाई देगा। गुरनूर तुम बताओ बेटे क्या प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने? आप फ्री बॉडी डायग्राम तो बना दोगे ग्राउंड फ्रेम से, आप बोलोगे सर ये रहा नॉर्मल फोर्स, ये रहा वेट, दो फोर्सेस हैं सर, बढ़िया दो फोर्सेस हैं, एन की वैल्यू पता नहीं हमें, है ना? सुचेत आप बोलो। आप कह रहे हो एक्सिस वो आगे भी जा रहा है नीचे भी, समझ रहे हैं? प्रिसाइज बोलो थोड़ा सा। यस भुवनेश? हट, प्रोजेक्टाइल कहां जा रहा है? स्ट्रेट लाइन में चलेगा। प्रोजेक्टाइल क्यों चलेगा? एक मिनट मेरी बात सुनो, इस पे मेरी बात सुनो। एक बॉडी रेस्ट पे है, ये शुरू में रेस्ट पे था, एक बॉडी रेस्ट पे है, ठीक? तुमने उस पे किसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, कैसे चलेगी बॉडी? स्ट्रेट लाइन। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और तुमने उस पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगाया तो बच्चे जिधर फोर्स लगाया बॉडी उधर चली जाएगी। इट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्टाइल वगैरह कब चलता है, कर्व में बॉडी कब चलती है? जब फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग हो। यहां पे बॉडी रेस्ट पे थी, तुमने एक फोर्स लगाया, बॉडी उधर चल पड़ेगी, प्रोजेक्टाइल कहां चलेगा? एनीवेज प्रॉब्लम अड़ेगी, हमें ये नहीं पता लग रहा इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन किधर है। ये ब्लॉक वेज के साथ साथ नीचे भी फिसल रहा है और वेज के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। थोड़ी देर के बाद सिचुएशन ऐसी आएगी, थोड़ी देर के बाद ये वेज यहां आ जाएगा, ये वेज ऐसे कहीं आ जाएगा इस तरह से, ठीक है? ब्लॉक ये वेज को थोड़ा सा आगे चला दिया, ब्लॉक भी थोड़ा सा, ये सही नहीं बनाया मैंने, यहां से ये वेज को हमने थोड़ा सा आगे कर दिया, ब्लॉक को थोड़ा और आगे कर देते हैं इसको। लेट्स से ये वेज को मैं यहां पे कहीं ले आया, थोड़ी देर के बाद ये वेज थोड़ी देर के बाद यहां कहीं आ गया, एंड ब्लॉक फिसलता फिसलता यहां आ गया। तो ब्लॉक तो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में मोशन में होगा ना बच्चे, क्योंकि ब्लॉक वेज पे नीचे भी फिसल रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? ये जो ब्लॉक है ये वेज पे नीचे भी फिसल रहा है ऐसे, और वेज के साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन इधर कहीं आएगा। वी आर नॉट श्योर इस डायरेक्शन के बारे में। ये डायरेक्शन मुझे पता है, ये ब्लॉक के सरफेस के पैरेलल है, ये डायरेक्शन मुझे पता है हॉरिजॉन्टल है, ये डायरेक्शन मुझे नहीं पता। तो यार अब मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही नहीं पता, मैं फोर्सेस को कैसे ब्रेक करूं? या तो दो अननोन बनाने पड़ेंगे मुझे, लक्ष्य ध्यान दो बेटे, दो अननोन बनाने पड़ेंगे। मैं कहूंगा इसका नेट एक्सेलरेशन a1 राइट है, a2 डाउन है, दो अननोन आ जाएंगे, फिर मैं एक्सिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले लूंगा। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां फंस रहे हैं हम? फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही हमें, बट हम अटक इस बात पे रहे कि यार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है इसका। और अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता, डायरेक्शन भी नहीं पता, तो अननोन दो हैं, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे ना अब a1 a2। तो इससे बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम बजाय ग्राउंड फ्रेम के, ध्यान से सुनना, हम इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे वेज के फ्रेम से। यहां खड़े बंदे को ये ब्लॉक नीचे भी फिसलता दिखाई देगा, आगे भी जाता दिखाई देगा वेज के साथ, वेज से कूदने के आगे। प्रोजेक्टाइल मत चला दो मेरे भाई, कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन जाएगा। यहां खड़े हो जाओ भुवनेश बेटे तुम, अब बोलो क्या दिखाई देगा तुमको? अब सिर्फ तुम्हें ये नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अब ये तुम्हें वेज के साथ जो आगे जा रहा था वो तो तुम भी जा रहे हो, समझ रहे हो बात को? अब ये आपको सिर्फ इधर जाता दिखाई देगा। तो यहां पे जब तुम वेज फ्रेम में गए तो एडवांटेज क्या मिला? तुम्हें इस ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता लग गया, मैग्नीट्यूड ढूंढ लेंगे। सो इस क्वेश्चन को हम वेज के फ्रेम से ही करेंगे, ग्राउंड फ्रेम से नहीं। फिलहाल क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना लो। जी tan थीटा चलते तो ये ब्लॉक वेज के साथ साथ चलता,
फिर वेज ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 7.5 होता। जी tan थीटा से कम तो ये नीचे, और जी tan थीटा से तेज कर दे तो ऊपर उड़ेगा ये, और प्रोजेक्टाइल नहीं होगा जब तक ये वेज के साथ टच में है, बाद में उड़ जाएगा, बाद में प्रोजेक्टाइल होगा। ओके, सो एनीवेज फॉर द गिवन डायग्राम, क्वेश्चन लिख लो, फॉर द गिवन डायग्राम फाइंड acceleration of the block relative to ground. Acceleration of the block relative to ground. ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हमें चाहिए इसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट ढूंढने में हमें वेरिएबल्स बढ़ते दिख रहे हैं, तो पहले हम वेज के रिस्पेक्ट में ढूंढेंगे। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम वैसा ही बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, इधर आएगा n, और इस बारी मेरी मजबूरी है, मुझे एक्सिस ऐसे ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बारी वेज पे खड़े होके देखने पर भी ये नीचे जाता दिख रहा है विद AR। इस बारी अगर आप, एक मिनट गुरनूर, अगर आप वेज पे खड़े हो तो ये आपको नीचे स्लाइड होता हुआ दिख रहा है, तो इसलिए आप बेटर है एक्सिस ऐसे ही लो। यस गुरनूर बेटे? नहीं, वो किसी चीज को पकड़ के खड़ा है, मतलब व्हेन वी से ना विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मतलब आप वेज पे, मतलब वेज के साथ ही हो, आप वेज पे नहीं झूल रहे ऊपर नीचे। ओके, तो वो बंदा वेज पे कोई चीज पकड़ के ऐसे बैठा हुआ है। ओके, सो नाउ n mg को ब्रेक करो, इधर क्या आएगा mg साइन थीटा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, और इधर क्या आएगा mg कॉस थीटा। शूडो फोर्स दिखाओ, जब तक प्रैक्टिस नहीं होती शूडो फोर्स अलग कलर से ही दिखाओ, सो दैट यू आर वेरी क्लियर कि भाई साहब ये वर्चुअल है नहीं, हम गलत जगह खड़े हैं, गलत जगह नहीं खींच, मतलब वेज के फ्रेम से हम कर पा रहे हैं क्वेश्चन, हम वेज के फ्रेम में है, हम नॉन इनर्शियल है, इसलिए इसको दिखाना हमारी मजबूरी है, नहीं तो हम न्यूटन के लॉज अप्लाई नहीं कर पा रहे। शूडो फोर्स को भी ब्रेक करो, ये एंगल कितना है, थीटा है ना इंक्लाइन का, सो ये एंगल कितना आएगा थीटा, सो इधर ये कितना आएगा ma cos थीटा, और इधर कितना आएगा ma sin थीटा। इज दैट ओके? क्लियर है एकदम? सोचिए, डाउट है कोई? अब इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है? 0 एज सीन फ्रॉम द वेज। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर दो, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी mg cos थीटा प्लस ma नॉट, ma नॉट कर दो, दिस इज ma नॉट, ठीक है। और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो इसलिए mg साइन थीटा माइनस ma नॉट cos थीटा इज ma रिलेटिव। सॉल्व कर लेते हैं पूरा, यहां से तो n की वैल्यू आ जाएगी। इन केस मुझसे पूछा गया नॉर्मल फोर्स बता दो, समझ रहे हो ना बेटे? क्लियर है एकदम मनस्वी? पक्का? सो ये m कैंसिल हो गया। सेकंड इक्वेशन में सॉल्व कर रहा हूं, g की वैल्यू 10, साइन 37 कितना 3/5, a नॉट कितना लिया था 5, cos 37 कितना होता है 4/5, दिस इज a रिलेटिव। सो यहां से कितना आ गया 6 - 4, a रिलेटिव कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब वेज पर खड़े पर्सन को ये ब्लॉक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जाता दिखाई देगा। ओके है, नोट कर लो इसको। ठीक है लक्ष्य राजपाल? ओके, नाम पूरा बोलना पड़ेगा तब तुम देखोगे मेरी ओर। अनिकेत समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा बेटा ये सारी चीजें आपसे, ठीक है। शीट पूरी सॉल्व करके, आप शीट्स के साथ शीट्स स्टेपल करके, बेस्ट है वो। रजिस्टर पे कर रहे हो अगर बना रखा है तो इट्स ओके, अदरवाइज इन शीट्स के साथ स्टेपल करके अगली क्लास में सबके पास होनी चाहिए। डिस्कस करने के बाद फिर शाम को उस दिन आप अपलोड करना, ठीक है। ओके, अब देखो इधर अभी काम बाकी है। ये बेटे सिमर, हमने इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन मुझे चाहिए था एज सीन बाय दिस पर्सन, बट हमने अभी ढूंढा है एज सीन बाय दिस पर्सन, ठीक है। सो नाउ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाना बाकी है। गौर से मेरी बात सुन लेना, मैं पूरा सिखा रहा हूं।
जल्दी कैसे करना है वो भी, और प्रॉपर आई कैप जे कैप से वो भी, दोनों चीजें देखो। ये रहा ब्लॉक, पॉइंट साइज दिखा रहा हूं। वेज के रिस्पेक्ट में ये इधर जाता दिख रहा है किस एक्सेलरेशन से, 2। मान लो क्वेश्चन में पूछा होता वेज के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन खत्म था, 2 आ गया आंसर। ब्रेक करो इसको, इधर और इधर, ये एंगल 37 है, तो ये कितना आएगा 2 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये आएगा 8/5 यानी 1.6, और डाउनवर्ड कितना आएगा 2 sin 37, 2 sin 37 दैट इज 6/5 दैट इज 1.2। गौर से सुनते चलो मेरी बात, बहुत आसान है। सी रिलेटिव मोशन इन 1D लगना है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। नॉर्जम बेटे, आप 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हो और आप कह रहे हो कि सर आप 5 से जा रहे हो, तो मेरी वेलोसिटी क्या है 8। आप 3 से जा रहे हो, आप 3 मीटर पर सेकेंड से बुलेट चला रहे हो, मैं 8 मीटर पर सेकेंड से एक्टिवा चला रहा हूं 5 से, आपको दिख रहा है, यू सी दैट कि सर आप 5 से जा रहे हो, तो इसका मतलब मेरी वेलोसिटी आपसे 5 तेज है। आपने बोला सर आप 5 से जा रहे थे, ठीक है। सो सेम वे हियर, ये पर्सन कह रहा है, दिस पर्सन इज सेइंग कि ब्लॉक इधर जा रहा है 1.6 से और इधर जा रहा है 1.2 से। ये कौन कह रहा है, ये बंदा, ये खुद 5 से जा रहा है, तो इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्चुअल में एक्सेलरेशन इधर कितना है, अरे 5 और 1.6 जोड़ने में मुसीबत है तुम्हें, 6.6, और इधर कितना है, तो ये बंदा इधर नहीं चल रहा। आप अगर हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको जो भी चीज दिख रही है वो सत्य है, ट्रू है, वो वही है जो एक्चुअली में है। सो इस अगर मान लो मैंने यही क्वेश्चन पूछा होता, मुझे इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन का ट्रू एक्सेलरेशन बताओ, 1.2 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ट्रू एक्सेलरेशन बताओ 6.6 है। आर यू गेटिंग इट? ऐसे सोचना सीखना है आपने जल्दी जल्दी। आई कैप जे कैप से भी मैं कर देता हूं, कोई झंझट ही नहीं है, अटक जाओ तो आई कैप जे कैप है, उससे करो आप, बट नाउ यू गेट इट। सो ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना आ गया हॉरिजॉन्टली राइट 6.6, और डाउनवर्ड कितना आ गया 1.2, सो नेट कितना आ गया अंडर रूट 6.6 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर। प्रॉब्लम है, यू गो बाय दिस, acceleration of the block with respect to wedge is equal to acceleration of the block minus acceleration of the wedge. So what is the acceleration of the block with respect to the wedge? ओहो, बस वो नहीं, कुछ नहीं, चुप। लाइट आएगी नहीं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, मौसम गड़बड़ है, छुट्टी, बस तुम्हें वही चाहिए। खैर आज काफी पढ़ लिया तुम लोगों ने। बस बस जल्दी दो लाइटें। थोड़ी लाइट ऑफ करो। थोड़ी सी लाइट्स ऑफ कर दो, आएगी नहीं जल्दी। एक काम करते हैं, आप लोग मतलब अभी बैठे रहो खैर आराम से। शीट एक तो पूरी सॉल्व करना अच्छे से, ठीक है। सारे 20 क्वेश्चंस दोबारा करने हैं ढंग से, यही आपका होमवर्क है। क्लास को तो रिवाइज एज यूजुअल करना ही है आपने, ठीक है। इतना काम करके पीछे वाली बेंच से एक एक करके आराम से जाओ बेटे, सीढ़ियों पे अंधेरा होगा, थोड़ा ध्यान से, धीरे धीरे आराम से। अर्शदीप बेटे, फिर मैं अगली क्लास में पहले डाउट्स बताऊंगा सारे, ओके। वो भी फिर बताओ, वो भी इकट्ठा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अर्शदीप, आर्यन, लास्ट वाला टेस्ट भी लेते आओ। मैं आराम से बता दूंगा, बोल दिया करो ना सर, एक बार फिर से बताओ यार। मैं आराम से बता। देखो एक बात तो याद रखो, एक बात तो याद रखो, इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा पे है तो इंक्लाइन का नॉर्मल वर्टिकल से थीटा पर है, सिंपल, इसी से कहीं हो जाएंगे। अच्छा प्लीज बेटा बातें नहीं, एक मिनट, वो स्विच ऑन है यार, ये टीवी ऑन करना, मैं जरा ओबीएस
यूनिवर्सिटी वाले हैं उनको वर्कशीट दे के भेजना है। चिल्लाओ कस के आप। हाँ गाइस लिसन अप, बेटे मैं ये क्लास वर्कशीट आपको लेके जाना है आज ना। क्लास ओवर है बच्चे, आप ऑनलाइन फिर लीव कर सकते हो बेटे। Thank you, sir.